Moving on, our next speaker, Mr. Kapil Dhama. He is a founder of Options 360 and is a full-time options trader based in New Delhi. He has two more businesses with interest in edtech and real estate. He started his journey in the stock market a few years back. He has an engineering degree from Delhi Technological University. Today, he will be speaking on the art of options adjustments. This session will be moderated by Mr. Raghunath Reddy. Hello, welcome to eDeckNock 2021, another session on options. Today we have esteemed guest Mr. Kapil Dama. He is a ustad or he's a ustad of options adjustments, and I've seen him do a lot of different kinds of options adjustments. I hope many of our viewers will take away some lessons from this presentation. And let me first briefly introduce Mr. Kapil Dama. He's a founder of Options 360. So he does a course on options, and options adjustments is his main focus. He's a full-time options trader based in New Delhi. And apart from this, he also has business interest in educational technology and real estate. He started his journey in stock market a few years back, and before that, he was a government servant as a junior engineer in Central Labor Ministry. And he is a engineering graduate from Delhi Technological University, and is ex-chairperson of Vivekananda College, University of Delhi. So he has a very good profile, and he has been doing trading from a lot of time. And he also trained and is training a lot of people on options and option strategies. So we are very glad to have Mr. Kapil Dama for this session. कपिल जी आपको बहुत धन्यवाद पहले आप यहाँ पे आने के लिए। थैंक यू सर फॉर ब्रीफ इंट्रोडक्शन। और इंट्रोडक्शन तो इसके अलावा भी काफी लंबा है, तो उसमें जैसे गवर्नमेंट जॉब्स हैं वो 4-5 अलग अलग मैंने गवर्नमेंट जॉब्स डिफरेंट टाइम पे की, और उसके बाद सोशल वर्क में काफी टाइम दिया 2012 के बाद, और 4-5 अलग अलग बिजनेस भी मैंने ट्राई किए अभी तक, मतलब चल रहे हैं। उसमें 2 बिजनेस अच्छे चलते हैं, थोड़ा लॉकडाउन की वजह से प्रॉब्लम है, बाकी सब ठीक है। तो अभी मैं फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग करता हूँ 2019 से, फ्रॉम मार्च 2019 तो मैं फुल टाइम ऑप्शन ट्रेडिंग पे ही मेरा फोकस है। और 2 साल में ही जितना मैंने सीखा है वो मेरा 2 साल की ही लर्निंग है। ओके, तो प्रेजेंटेशन चालू करते हैं फिर। यस सर। सो सर सबसे पहले तो मैं ना आपको इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कुछ टाइप के मिथ। हमारे यहाँ ऑप्शन को लेके बहुत सारे मिथ हैं, मतलब स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा ये सेशन है। मिथ मैं इसे क्यों बोलता हूँ, क्योंकि मार्केट में लोग लगता है कि ये चीज सही है और यही सही है, जबकि वो ऐसा नहीं है। लाइक ट्रिपल स्ट्रेडल बहुत से लोग करते हैं, आपने सुना भी होगा, बहुत से लोगों की स्ट्रेटेजी भी करते हैं, बट ट्रिपल स्ट्रेडल करके कुछ होता ही नहीं है। देयर इज नथिंग कॉल्ड ट्रिपल स्ट्रेडल। Basically, you are selling one ATM straddle and you are selling out of the one triangle. This is called triple straddle. But people are doing triple straddle and they are selling ITM strikes. और आजकल ITM strike में सबसे ज्यादा स्लिपेज और वो सब इशू हैं। तो अगर आपको ट्रिपल स्ट्रेडल करना है, मैं आपको ऑप्शन में दिखा सकता हूँ। ये ट्रिपल स्ट्रेडल है, ATM 17,350, 250 एंड 450। दिस कॉल्ड ट्रिपल स्ट्रेडल। लोग क्या करते हैं, 3 स्ट्रेडल एक साथ सेल करते हैं जिसमें आइटम स्ट्राइक होते हैं 2। ये सबसे खतरनाक है। जैसे कोई फॉल आता है, कुछ भी आता है, तो वो एस्केप रूट भी नहीं खोज पाते हैं इसमें। सो सिंपल है कि आप एक एटीएम स्ट्रेडल करके आप एक स्ट्रेंगल कर लीजिए। सेम है एग्जैक्टली, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट सेम है, मैक्स प्रॉफिट सेम है, रेंज सेम है, एवरीथिंग विल बी सेम बिकॉज यू आर सेलिंग आइटम ऑप्शन इन स्पाइट ऑफ ओटीएम ऑप्शन। सो मेरे ख्याल से आइटम ऑप्शन में जाने की कोई नीड नहीं है किसी को भी। आइटम ऑप्शन सबसे ज्यादा स्लीपेज है और आपको वहां पे बिड और आस्क में काफी एक बड़ा स्प्रेड दिखाई देता है। ओटीएम में वॉल्यूम काफी रहता है, तो जब आपके पास एक स्ट्रेटेजी ओटीएम में ट्रेड करने के लिए है, देन यू शुड नॉट गो टू आइटम स्ट्राइक्स।
सो ये मिथ है कि ट्रिपल स्ट्रेडल करके कोई स्ट्रेटजी है. देयर इज नो स्ट्रेटजी कॉल्ड ट्रिपल स्ट्रेडल. सेकंड वन, स्ट्रेंगल वर्सेस इन्वर्टेड स्ट्रेंगल. काफी लोग इन्वर्टेड स्ट्रेंगल करते हैं, मुझे आज तक उसका लॉजिक समझ नहीं आया है. बिकॉज सेम स्ट्राइक पे हमेशा प्रीमियम सेम होता है, चाहे वो सी हो चाहे पी, सेम स्ट्राइक पे हमेशा प्रीमियम सेम रहेगा. तो आपको हमेशा ओटीएम स्ट्रेंगल में जाना चाहिए, इन्वर्टेड स्ट्रेंगल में कभी नहीं जाना चाहिए. काफी लोगों को लगता है कि उसका प्राइस ज्यादा है. बेसिकली उसमें वो इंट्रिंसिक वैल्यू होता है कंप्लीट, उसमें प्रीमियम नहीं होता है. प्रीमियम एकदम सेम होता है जितना आपको ओटीएम में मिलेगा. आप ये ऑप्स्ट्रा में देख सकते हैं यहाँ पे. दिस इज इन्वर्टेड स्ट्रेंगल. What I did here, I sold 36,000 in the money C and 37,000 in the money P. Many people are doing these inverted strangles and they thought that this is good. But the same result with 37,000 C and 36,000 P. OTM strangle भी अगर आप करेंगे, it will be same, exactly same, almost 6,400 maximum profit and 6,400 maximum profit. सो मेरा कहना ये है कि बहुत सारे लोग आईटीएम की स्ट्रेटेजीज करते हैं और आजकल जैसे फ्रीक ट्रेड बहुत ज्यादा हो गए हैं, तो इन्हें अवॉइड करना चाहिए. आईटीएम में आपको ट्रेड आप जितना अवॉइड करोगे वो आपके लिए बेहतर है. मेरा मानना है कि दुनिया की कोई भी स्ट्रेटेजी जो आप आईटीएम में बनाना चाहते हैं वो आप ओटीएम में बना सकते हैं. इसी को ऑप्शन कहा जाता है. सो ऑप्शन की एक समझ बहुत जरूरी है कि आपको आईटीएम में जाने की जरूरत नहीं है. एक और सबसे बड़ा मिथ है हमारे मार्केट में, फ्यूचर बाय प्लस पुट बाय. मतलब मुझे आज तक ये कंसेप्ट ही समझ में नहीं आया कि फ्यूचर बाय के साथ लोग पुट क्यों बाय करते हैं. वो डायरेक्ट कॉल क्यों बाय नहीं कर लेते, बिकॉज कॉल बाय एंड पुट सेल इज इक्वल टू फ्यूचर, सिंथेटिक फ्यूचर. तो फ्यूचर बाय करते हैं, उसमें आप ज्यादा एसटीटी देते हैं, ज्यादा आप स्लिपेज देते हैं, आपको चार्जेस वहां पे ज्यादा लगते हैं, आपका टर्नओवर बेसिकली वहां पे ज्यादा आता है. यू कैन डू सेम थिंग इन फ्यूचर बाय प्लस पुट बाय. एटीएम पुट बाय इज इक्वल टू कॉल बाय. एग्जैक्टली. maximum loss 16,000, maximum loss 16,000. break even 2486, break even 2486. मैंने केवल कॉल बाय किया. लेकिन कुछ लोग इसमें क्या बोलते हैं कि आपको इन द मनी जाके पुट बाय करना चाहिए जिसमें प्रीमियम कम हो. so they start something new. so we can check if I bought a 2500 P in the money. So now loss reduced to 8,800. But I can do same in C also. Loss reduced to 9,000, almost 8,800. 2536, 2537. Impact will be same. So ये कुछ मिथ है जो मैं यहाँ पे क्लियर करना चाह रहा था ताकि आप एटीएम से बचें. और क्योंकि जिस हिसाब से फ्रीक ट्रेड आजकल हो रहे हैं मार्केट में लगातार, वो आईटीएम में पॉसिबिलिटी फिर भी ज्यादा है इन कंपैरिजन ऑफ ओटीएम, बिकॉज ओटीएम में वॉल्यूम काफी रहता है, तो एक एस्केप रूट वहां पे हमेशा आपको मिल जाता है. तो ये कुछ मिथ है, मतलब बहुत सारे मिथ हैं, ये कॉमन मिथ है. ऑलमोस्ट 20 टाइप के मिथ मार्केट में है ऑप्शन को लेके, जो लोगों को लगता है कि दैट दिस इज अ स्ट्रेटजी. फ्यूचर बाय प्लस पुट बाय इज नॉट अ स्ट्रेटजी. यू कैन डायरेक्टली बाय अ कॉल. ओके, तो एक मिनट. तो यहाँ पे जो नए लोग हैं जिनको अगर पता नहीं है, आईटीएम मतलब इन द मनी है और एटीएम मतलब एट द मनी ऑप्शन है, ओटीएम मतलब आउट ऑफ द मनी ऑप्शन है. प्लीज कंटिन्यू. So that's why I always told that always keep it simple. आप ऑप्शन में जितना आप सिंपल रखेंगे अपनी स्ट्रेटेजीज को और अपने ट्रेडिंग स्टाइल को, आप उतना इजीली यहाँ से पैसा अर्न कर सकते हैं. आप जितना कॉम्प्लिकेशन में जाएंगे उतनी चीजें आपके लिए हमेशा बिगड़ेंगी. ठीक है, तो अब हम आते हैं हमारे मेन टॉपिक पे कि एडजस्टमेंट. व्हाई एडजस्टमेंट इज इम्पोर्टेंट. सो जब मेरा लर्निंग कर्व स्टार्ट हुआ तो मुझे एक चीज जो सबसे ज्यादा परेशान करती थी वो थी लॉस. वो हर किसी एक नए ट्रेडर को हमेशा परेशान करती है कि वो चाहता है कि उसको लॉस ना हो. मतलब मैंने तो टारगेट ही बना लिया था एक टाइम पीरियड पे लगातार 6 मंथ तक कि मुझे लॉस नहीं लेना है, चाहे मुझे एक पैसे का भी प्रॉफिट ना हो. एटलीस्ट मैं सस्टेनेबिलिटी तो पहले इस मार्केट में अचीव करूं, उसके बाद में प्रॉफिट अपने आप आ जाएंगे. तो उसी प्रोसेस के दौरान मैंने बहुत सारे एडजस्टमेंट ट्राई करे, हिट एंड ट्रायल. उसमें उसमें ऑप्स्ट्रा में काफी मतलब मैंने ट्राई किए और ऑप्स्ट्रा ने मेरा उसमें काफी साथ दिया. बेसिकली मैं रात को 2-2 बजे भी कभी कभी लगा रहता था कि कौन सी स्ट्रेटजी में मैं क्या ऐड करूं, क्या डिलीट करूं, किसको सेल करूं, किसको बाई करूं. तो ऑप्स्ट्रा ने उसमें काफी हेल्प किया. सो मार्केट इज डायनामिक इन नेचर, तो योर ट्रेडिंग सेटअप कैन नॉट बी स्टैटिक. पहली चीज तो जैसे मार्केट में क्या होता है, 95% ऑफ रिटेलर
सेटअप ढूंढने में बिजी रहता है कि एक सेटअप मिल जाए, यूट्यूब पे मिल जाए, किसी वेबिनार में, किसी सेमिनार में, कि कोई उसे फिक्स सेटअप बता दे कि सुबह आओ, इसको करो और तुम्हारा पैसा बन जाएगा। मार्केट इतनी इजी नहीं है, ठीक है। मार्केट एकदम डायनामिक है, हर वीक में, हर मंथ में अपना स्ट्रक्चर चेंज कर लेती है, अपनी स्ट्रेंथ चेंज कर लेती है। तो आपको डायनामिक होना पड़ेगा, आप स्टैटिक नहीं हो सकते। As a trader, we are most afraid of losses and exiting profitable trade way too early. तो प्रॉब्लम क्या होती है, आप लॉस से इतना डरते हैं हम लोग कि अपनी प्रॉफिटेबल ट्रेड में हम लोग जो 100% उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होता है, हम वहां तक रुक ही नहीं पाते हैं। हम बहुत अर्ली 20-30% मैक्सिमम प्रॉफिट का लेंगे और हम ट्रेड को टाटा बाय बाय कर देंगे। सो एडजस्टमेंट हमने एक ऐसा प्रोसेस डेवलप किया अपनी स्ट्रेटेजीज में, ताकि हम ट्रेड में लंबे टाइम तक बैठ सकें। अगर जो लोग भी पोजिशनल ऑप्शन सेल करते हैं स्ट्रेटेजीज में, लाइक आयरन फ्लाई, स्प्रेड, बटरफ्लाई, तो वो लोग जानते हैं कि वेडनेसडे तक आपको मैक्सिमम प्रॉफिट का 50-55% से ज्यादा नहीं आता है। अगर आपने थर्सडे में कोई स्ट्रेटेजी बनाई नेक्स्ट वीक के लिए, तो वेडनेसडे तक आपको 55% से ज्यादा प्रॉफिट नहीं आएगा। सारा प्रॉफिट ही एक्सपायरी डे पे आना होता है, ओवरनाइट डीके वेडनेसडे में और फिर थर्सडे। तो आपको लास्ट तक टिके रहने के लिए एक ऐसा प्रोसेस चाहिए जो आपको पैनिक में ना लाए, आपको डर ना लगे कि भाई मेरा लॉस ना हो जाए, या आपको ये डर ना लगे कि मुझे प्रॉफिट आ रहा है ये चला ना जाए। अगर ये फियर आपके दिल से चला जाए तो आप इस ट्रेड में लास्ट तक रुक सकते हैं। देन यू कैन गो फॉर फुल बाउंटी, आप पूरे उसके लिए जा सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए। आपको ये एडजस्टमेंट से आप अचीव कर सकते हैं। मैं एग्जांपल में दिखाऊंगा अभी कैसे। एडजस्टमेंट इज एन आर्ट इन विच यू शिफ्ट और चेंज योर पोजीशन अकॉर्डिंग टू मार्केट कंडीशन। मैंने बोला एकदम स्टैटिक नहीं, आपको मार्केट के हिसाब से अपने आप को अपनी पोजीशंस को मूव करते रहना पड़ेगा। मार्केट अगर बुलिश है तो आपको बुलिश साइड में सोचना पड़ेगा, बियरिश है तो बियरिश तरीके से सोचना पड़ेगा। आप स्टैटिक रूल नहीं बना सकते एडजस्टमेंट के लिए। मैंने ये गलती की मेरे अर्ली डेज में, मुझे लगा एडजस्टमेंट के लिए कोई स्टैटिक रूल बनाए जा सकते हैं, लेकिन उससे एट द एंड ऑफ द मंथ आप ज्यादा प्रॉफिट नहीं कर पाओगे, because market is very dynamic in nature, so all of your adjustment rule cannot be static rule नहीं हो सकते, डायनामिक ही रूल आपको बनाने पड़ेंगे। एक आपको शायद अच्छे समझ में आए, इफ यू आर स्विमिंग इन अ रिवर देन यू शुड ऑलवेज स्विम विद द स्ट्रीम। आपको हमेशा स्ट्रीम के साथ ही स्विम करना पड़ेगा, नॉट अगेंस्ट इट। आप उसके अगेंस्ट जाएंगे तो आप ड्रेन आउट हो जाएंगे। Similarly, because of the dynamic nature of the market, you need to adjust your position with market direction. ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब ऐसा नहीं कि मार्केट बुलिश है और मैं एडजस्टमेंट उसमें बियरिश एडजस्टमेंट कर रहा हूँ, नहीं, ऐसा नहीं। अगर बुलिश मार्केट है, बाजार लगातार ऊपर जा रहा, ब्रेकआउट दे रहा, तो आपको तो उसी डायरेक्शन में एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे। फिर विद इन ए वीक मार्केट अगेन नीचे आने लगा, फिर आपको उसी टाइप से दोबारा से एडजस्टमेंट करने पड़ेंगे डाउन साइड में। तो ये एक लेंथी प्रोसेस है जिसमें आपको लगातार मार्केट के साथ मूव करना पड़ेगा। मार्केट जिस डायरेक्शन में जा रहा है, नदी जिस डायरेक्शन में, रिवर जिस डायरेक्शन में बह रही है, आपको उसी डायरेक्शन में उसके साथ बहना पड़ेगा। अगर आप मार्केट के डायरेक्शन के साथ चल सकते हैं तो मार्केट आपको पैसा दे सकती है, अदरवाइज मार्केट आपको कभी पैसा नहीं देगी, ठीक है। आप मार्केट से फाइट नहीं कर सकते, आपको मार्केट के साथ चलना, मार्केट आपके साथ नहीं चलेगी। एक लास्ट चीज और, ऑप्शन एडजस्टमेंट इज लाइक फ्री स्टाइल रेसलिंग अरीना, एंड यू आर द रेसलर, where it's on you to decide what to do next। वहां पे एकदम सोल आपका प्रोप्राइटरी डिसीजन है कि मुझे कब क्या करना है, एंड व्हेन इज द राइट टाइम। एडजस्टमेंट में टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, व्हाट टू डू एंड व्हेन टू डू। अगर टाइमिंग आपकी गलत है तो आपका अच्छा एडजस्टमेंट भी बेकार हो जाएगा। टाइमिंग के लिए आपको प्राइस एक्शन की समझ होनी बहुत जरूरी है, बेसिक प्राइस एक्शन की। So if you want to win the battle of option trading, then you need to learn how to swim with the stream। तो आपको सीखना पड़ेगा कि स्ट्रीम के साथ कैसे चलना है विद एडजस्टमेंट। हम लोग आयरन फ्लाई बनाते हैं, हर वीक बनाते हैं रघुनाथ जी, ऑलमोस्ट 1.5 ईयर से हम लोग कंटिन्यूस हर वीक आयरन फ्लाई बनाते हैं, और एकदम जहां मार्केट एक्सपायर होती है वहां एटीएम पे बनाते हैं। और लास्ट 6 मंथ से हमने आयरन फ्लाई में कोई लॉस बुक नहीं किया है, या तो हमने प्रॉफिट लिया है, या हमने मिनिमम प्रॉफिट लिया है, और या फिर हमने नो प्रॉफिट नो लॉस में ट्रेड को एग्जिट किया है। हमने उसमें लॉस बुक नहीं किया है विद हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट। ओके, वो मैं दिखाऊंगा कैसे अभी आपको। सो एडजस्टमेंट इसलिए जरूरी है कि आपको मार्केट के साथ चलना है, और एडजस्टमेंट ही आपको वो एक तरीका दे सकती है कि आप बड़े से बड़े मूव अगर आता है लगातार तो आप उसमें भी सर्वाइव कर पाए, और अगर मूव नहीं आता, साइड में मार्केट रहे, तो वो तो ऑप्शन सेलर के लिए वेल एंड गुड है।
सो फर्स्ट स्ट्रेटेजी है सर आयरन फ्लाई। बेसिकली सबसे फेमस अगर स्ट्रेटेजी में बोलूं ऑप्शन सेलर के लिए सबसे ज्यादा जो लोग यूज करते हैं वो आयरन फ्लाई है, बिकॉज हम यहाँ पे एटीएम स्ट्रेडल सेल करते हैं और ओटीएम ऑप्शन बाई करते हैं हेज के लिए। एटीएम में आपको पता है सबसे ज्यादा प्रीमियम होता है, सेलर को क्या चाहिए, हाईएस्ट प्रीमियम। उसे हाईएस्ट प्रीमियम हमेशा केवल एटीएम पे मिलेंगे, ओटीएम पे उसे कभी हाईएस्ट प्रीमियम नहीं मिलेंगे। ओटीएम वो रखता है हेज करने के लिए। द मोस्ट फेमस आयरन फ्लाई, मैं इसलिए इसको मोस्ट फेमस बोलता हूँ कि आई थिंक कि शायद ही कोई ट्रेडर हो जो ऑप्शन सेलर हो और वो आयरन फ्लाई ना करता हो या आयरन फ्लाई के बारे में ना जानता हो। सबसे अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आयरन फ्लाई में ही रहता है। So this is my favorite non-directional strategy because it's offer amazing risk reward ratio। तो रिस्क रिवॉर्ड सर बहुत अच्छा रहता है रघुनाथ जी, आपको मतलब एक अच्छा रेंज मिलता है और आपका रिस्क डिफाइन होता है और रिवॉर्ड भी डिफाइन होता है। लेकिन विद हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट आप उस रिस्क को भी कम कर सकते हैं और आप अपने मैक्सिमम प्रॉफिट को भी इंक्रीज कर सकते हैं, और इवन आप रिस्क को खत्म कर सकते हैं। यू कैन मेक योर एनफ्लाई फ्री। फ्री मीन्स आपको लॉस नहीं होगा, या तो आपको मिनिमम प्रॉफिट होगा या मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। लॉस की कंडीशन आप खत्म कर सकते हैं विद हेल्प ऑफ एडजस्टमेंट। Okay. For adjustment in a non-directional strategy like iron fly, it's very important to have a directional bias। बहुत सारे ट्रेडर्स को ऐसा लगता है कि नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज में डायरेक्शन का समझ होनी बहुत जरूरी नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि आप नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजीज से सबसे ज्यादा पैसा तब बना सकते हैं जब आपको डायरेक्शन की समझ हो। अगर आपको डायरेक्शन की समझ नहीं है तो आप हम लोग निफ्टी में आयरन फ्लाई नहीं बना रहे हैं लास्ट 6 मंथ से, क्या लास्ट मतलब ऑल ऑफ 1 ईयर से हम निफ्टी में आयरन फ्लाई नहीं बना रहे। निफ्टी एकदम बुलिश ट्रेंड में है। अगर कोई चीज एकदम ट्रेंडिंग में है, बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड में है, तो आप उसमें आयरन फ्लाई अगर इनिशिएट कर रहे हो तो आप गलती कर रहे हो। वहां पे आपको एडजस्टमेंट भी आपको केवल एग्जिट रूट दे सकती है सेफली, पैसा नहीं दे सकती। लेकिन बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे लगातार काफी टाइम से रेंज में ट्रेवल कर रहा है, बहुत ज्यादा उसमें डायरेक्शन नहीं है। डायरेक्शन आती भी है तो फिर वो 1-2 दिन डायरेक्शन आएगी, फिर 8-10 दिन वो साइड में रहेगा, किसी एक रेंज में लगातार वो ट्रैप हो रहा है बैंक निफ्टी। सो आपको डायरेक्शन की समझ सर होनी बहुत जरूरी है, किसी असेट में कितना मोमेंटम है और क्या डायरेक्शन है। जैसे निफ्टी एकदम हाईली बुलिश है और 15,900 के बाद तो अगर कोई नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी निफ्टी में सेल कर रहा है तो वो गलती कर रहा है, वो केवल डायरेक्शनल है। और 18,000 से पहले आई डोंट थिंक सो कि नॉन डायरेक्शनल होने वाला है, उससे पहले नहीं होगा। So today I will answer 3 most important questions related to iron fly: when to deploy, where to deploy and how to deploy। ये 3 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो हर रिटेलर को परेशान करते हैं कि आयरन फ्लाई कब उसको बनाना चाहिए और कहाँ बनाना चाहिए और किस तरह से बनाना चाहिए, कब विंग्स वो अंदर लाए, कब विंग्स को वो बाहर रखे, कब वो ब्रेक इवन पे आ जाए। ये बहुत सारे क्वेश्चन जो रिटेलर जिनसे परेशान रहते हैं। सो व्हेन टू डिप्लॉय आयरन फ्लाई, तो बेसिकली अगर आपको एडजस्टमेंट के थ्रू जाना है आयरन फ्लाई में तो आपको फिर फर्क नहीं पड़ता कि कब बना, मतलब फिर आपको हाईएस्ट प्रीमियम चाहिए खाली, तो हाईएस्ट प्रीमियम आपको मिलेगा थर्सडे को। हम लोग हमेशा 3:20 के बाद फ्लाई डिप्लॉय करते हैं लास्ट 10 मिनट में। उसका रीजन क्या है, क्योंकि अगर आप उससे पहले करोगे तो अमूमन क्या होता है थर्सडे में 2 बजे के बाद काफी मोमेंटम मार्केट में कभी कभी देखने मिल जाता है। आपने फ्लाई बनाई थर्सडे को 2 बजे से पहले और पता चला वो क्लोजिंग तक आपकी फ्लाई स्पॉट से 500 पॉइंट दूर हो गई है, तो इट डजंट मेक एनी सेंस। तो 3:20 के बाद मार्केट एकदम स्टेबल हो जाती है, वहीं 10-20 पॉइंट में ऊपर नीचे घूमती रहती है, और आप जब उसको इनिशिएट करते हैं तो स्लिपेज के भी बहुत कम चांस होते हैं कि आपको स्लिपेज है। सो थर्सडे को आफ्टर 3:20 नेक्स्ट वीक के लिए आपको हमेशा एक फ्लाई डिप्लॉय करनी चाहिए ऑलवेज। जो भी एटीएम है, जहां पे भी 3:20 एटीएम चल रहा है आप डिप्लॉय कर सकते हैं अगर आपका कोई बायस नहीं है। बट अगर आपका कोई बायस है कि थोड़ा बुलिश है तो आप 200 पॉइंट ऊपर जाकर डिप्लॉय कर सकते हैं बैंक निफ्टी में। अगर आपका बायस है कि भाई थोड़ा बियरिश है अभी बाजार, फ्राइडे में थोड़ा बियरिश रह सकता है, तो आप 200 पॉइंट नीचे जाके डिप्लॉय कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई व्यू नहीं है, आपको कोई व्यू समझ नहीं आ रहा, आप कुछ मत करो, एटीएम जहां पे फ्लाई डिप्लॉय कर दो, एटीएम स्ट्रेडल सेल कर दो नेक्स्ट वीक का। करंटली आपको आराम से 650-700 की रेंज में अभी आपको मिल जाता है, 650 और 700 के बीच में 3:20 के आसपास आपको नेक्स्ट वीक का एक स्ट्रेडल एटीएम आपको हमेशा वहां पे बैंक निफ्टी में मिल जाता है। लगातार यही हो रहा है काफी वीक से, बीच में एक वीक 750 मिला था, अदरवाइज 650-700 का रेंज आपको मिलेगा।
वेयर टू डिप्लॉय मैंने बोला आप एटीएम पे, अगर आपको नहीं समझ आ रहा तो आप एटीएम पे डिप्लॉय करो। अगर आपका बायस है तो बायस के हिसाब से डिप्लॉय करो। जैसे हम लोगों का लास्ट वीक में बायस थोड़ा बुलिश था बैंक निफ्टी को लेके, क्योंकि 36,300 के ऊपर क्लोज दिया था, तो 37,000 पे हम लोगों ने डिप्लॉय किया जाके 200 पॉइंट अप साइड। मार्केट नीचे क्लोज हुआ, हम अच्छा प्रॉफिट लेके निकले। तो हमने बायस के साथ किया, लेकिन बायस हमारा काम नहीं करा, लेकिन फिर भी हमें उसमें प्रॉफिट हुआ, लॉस नहीं हुआ। फिर भी अगर बायस नहीं तो आप एटीएम पे डिप्लॉय करो। हाउ टू डिप्लॉय, अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है हाउ टू डिप्लॉय। हाउ टू डिप्लॉय मीन्स कि आपको विंग्स कहाँ बाय करने हैं। ठीक है सर। रघुनाथ जी, सबसे बड़ा इशू इसी में यही रहता है सभी के सामने कि विंग्स कहाँ बाय करें। कुछ लोग बोलते हैं आप ब्रेक इवन पे विंग बाय कर लो, कुछ लोग बोलते हैं आप ब्रेक इवन के अंदर विंग बाय कर लो, कुछ लोग बोलते हैं आप एकदम और बाहर जाके ब्रेक इवन से विंग बाय करो। तो मेरा इसमें एक जो सिस्टम है, हमारा हमारा सिस्टम ये कि हम ब्रेक इवन से बाहर थोड़ा बाय करके चलते हैं थर्सडे को, क्योंकि मेरा मानना है कि फ्राइडे शाम तक आप रिस्क ले सकते हैं। फ्राइडे शाम तक अगर आप थोड़ा रिस्क लेना चाहो फ्लाई में, तो वो आपको रिवॉर्ड देता है, अच्छा रिवॉर्ड देता है। 40 to 50 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा एज मिल जाती है फ्राइडे शाम तक, और आपको एक नाइट का रिस्क रहता है थर्सडे। तो एक नाइट का रिस्क हम ले सकते हैं, और उसमें भी इतना ज्यादा रिस्क नहीं रहता। अगर 500 पॉइंट भी आप या 500 पॉइंट गैप डाउन भी खुला तो 50 या 70 पॉइंट से ज्यादा लॉस नहीं आता है, क्योंकि आपके एटीएम पे आप काफी अच्छा प्रीमियम ले चुके होते हैं 700 के आसपास, तो उसमें ज्यादा लॉस नहीं आएगा। तो आपको एक ओवरनाइट का रिस्क मेरे हिसाब से हमेशा लेना चाहिए। लेकिन अगर आप रिस्क नहीं लेना चाहते तो आप हमेशा अपने ब्रेक इवन पे अपने हेज बाई करें। जो भी आपका ब्रेक इवन आ रहा है, लेट स्ट्रेडल ने आपको 700 पॉइंट दिए, आप 700 पॉइंट पार जाके हेज आप बाई कर लीजिए। वो एकदम सेफेस्ट रूट है अगर आपको सेफ रहना है। बट मैं सजेस्ट करूंगा कि आप अगर ऑप्शन ट्रेडिंग में हैं तो एक रात का रिस्क हमेशा लेना चाहिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं, आपको वो रिवॉर्ड देगा लॉन्ग टर्म में। हाँ, मतलब 3 महीने 2 महीने या 6 महीने में वो एक बार पैनिक जरूर देगा, 100 पॉइंट का भी दे सकता है, 200 पॉइंट का भी दे सकता है, लेकिन वो वंस इन ए क्वार्टर होगा, रोज नहीं होगा। ठीक है। और फ्राइडे मार्केट खुलने के बाद आपके हाथ में है सारी कमांड कि आप कब एग्जिट करना है, कब बने रहना है। ठीक है सर, आगे कंटिन्यू करें रघुनाथ जी। अच्छा, इसमें एक क्लैरिफिकेशन है, तो आप जो भी बता रहे हैं वो सब वीकली ऑप्शंस बेसिस है, जो भी हाँ, स्ट्रैटेजी। हम मंथली में भी सेम चीज कर सकते हैं, ओके। लेकिन फिलहाल हम पर वीकली के हिसाब से करते हैं, क्योंकि अधिकतर लोग ओके, वीकली में प्रेफर करते हैं बनाना। यस, ओके। हाउ टू एडजस्ट आयरन फ्लाई। सो बेसिकली हमारे पास मतलब जिसमें हम लोग करते हैं 10 से भी ज्यादा डिफरेंट वेज में हम लोग आयरन फ्लाई को एडजस्ट करते हैं। रघुनाथ जी, जितने वेज से हम आयरन फ्लाई को एडजस्ट करते हैं वो आपको मतलब कहीं भी पूरे यूट्यूब पे और इवन किसी भी बुक, इवन इंटरनेशनल बुक में आपको कहीं पे वो नहीं मिलेंगे। जितने मतलब मैंने इसमें वेज जो हमने डेवलप किए हैं मतलब पर्सनली, वो कहीं पे है नहीं, अभी किसी पब्लिक डोमेन में अवेलेबल नहीं है। ठीक है। तो मैं यहाँ पे एकदम एक बेसिक, सबसे जो बेसिक है, जो सबसे इजी है, और इसमें कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन नहीं चाहिए आपको। मतलब जो आपने मार्जिन इनिशिएट करते वक्त लगाया था, आई थिंक 45,000 में बैंक निफ्टी का एक आयरन फ्लाई इनिशिएट हो जाता है पर लॉट, 45,000 आजकल लगते हैं। तो जो मैं आपको इसमें जो तरीका बताने जा रहा हूँ, उस तरीके में आपको कोई भी एक्स्ट्रा मार्जिन देने की जरूरत नहीं है। आप सेम मार्जिन में अपनी फ्लाई को एडजस्ट कर सकते हैं। ठीक है। So there are more than 10 different ways in which we adjust our iron fly trade, and today we will share one of our simplest adjustment strategy named reverse buying. मैं सर आज ना यहाँ पे दो स्ट्रेटेजी शेयर करूंगा, एक आयरन फ्लाई और एक स्प्रेड। सो बेसिकली कंसेप्ट क्या है, आयरन फ्लाई इज ए नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी एंड स्प्रेड, डेबिट स्प्रेड इज ए डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी। बहुत से लोगों को जैसे लगता है कि डायरेक्ट मतलब डेबिट स्प्रेड में एडजस्टमेंट नहीं हो सकते, तो हम उस पर भी आगे डिस्कशन करेंगे। तो रिवर्स बाइंग हमने एक मेथड डेवलप किया, मेरे ये सबसे मेरे अर्ली डेज में था जब मैंने इसको डेवलप किया कि मैं मेरे लॉस को कैसे कवर करूं, मेरे लॉस को कैसे मैं कंट्रोल करूं। रिटेलर की सबसे बड़ी समस्या फियर ऑफ लॉस है, और वो होना भी चाहिए। कैपिटल जब खत्म होता है अकाउंट से तो वो बहुत पेनफुल होता है। मैंने मेरे अर्ली डेज में काफी कैपिटल खत्म किया अपने अकाउंट से, बहुत पेनफुल था। ठीक है। रिवर्स बाइंग वी शिफ्ट अवर बाइंग पोजीशन, यहाँ पे हम अपनी बाइंग पोजीशन को शिफ्ट करते हैं। बेसिकली आपने जितनी एडजस्टमेंट अभी तक देखी है सुनी होंगी, उसमें लोग सेलिंग को प्रीफर करते हैं एडजस्ट करना, लेकिन मेरा सिंपल सा टारगेट ये रहता है कि मैं अपनी सेलिंग को कभी भी शिफ्ट नहीं करता। इवन अगर बैंक निफ्टी 3000 पॉइंट भी वन डायरेक्शनल हो जाए, मैं अपनी
सेलिंग को कभी नहीं शिफ्ट करता हूँ। रेयरेस्ट ऑफ रेयर, बहुत रेयर चांस, मतलब आई थिंक लास्ट 1 ईयर में केवल 2 इंसिडेंट ऐसे हुए कि हमने सेलिंग को शिफ्ट किया होगा, एक्सट्रीम सिनारियो में। इनमें हम अपनी बाइंग पोजीशन को शिफ्ट करते हैं, वी शिफ्ट अवर बाइंग पोजीशन ऑफ अपोजिट साइड। इसमें मतलब कैच क्या है कि जैसे मार्केट जब गिरती है तो लोग पुट साइड पे एडजस्ट करते हैं, बाइंग को जो करते हैं, लेकिन हम कभी पुट साइड पे एडजस्ट नहीं करेंगे, हम हमेशा अपोजिट साइड पे जाते हैं। अगर मार्केट गिरेगा नीचे आएगा तो हम हमेशा कॉल साइड में एडजस्टमेंट करेंगे, और अगर मार्केट वापस ऊपर जाएगा तो हम पुट साइड में एडजस्टमेंट करेंगे। तो बेसिकली कंसेप्ट क्या है, in reverse buying we shift our buying position of opposite side whenever we see a high probability of reversal on chart. So मैंने जैसा बताया कि आपको चार्ट का नॉलेज होना एक बेसिक प्राइस एक्शन का बहुत जरूरी है। अगर आपको वो समझ नहीं है तो दुनिया की सारी एडजस्टमेंट आपके लिए बेकार है। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ चार्ट का रीडिंग ही आपको एडजस्टमेंट अच्छे से सिखा सकता है, और कोई तरीका नहीं है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि कोई रूल नहीं है, कोई फिक्स रूल इसमें काम नहीं करते एडजस्टमेंट में, लेकिन फिर भी एक छोटा सा हमने कुछ कंडीशंस बनाई हुई है कि हम इसको कब इनिशिएट करेंगे, रिवर्स बाइंग प्रोसेस में हम कब जाएंगे, हमें कब इसके बारे में सोचना चाहिए। तो जहां पे हम रिवर्स बाइंग में शिफ्ट करेंगे, मैं पहले ये वर्बली बता देता हूँ, फिर हम इसको अच्छे से ऑब्स्ट्रा पे इसको मैं सिमुलेटर पे आपको दिखाऊंगा। एटलीस्ट 2 एग्जांपल हम इसके आपको दिखाएंगे ताकि चीज अच्छे से क्लियर हो सके। तो एक पहली कंडीशन हमारी रहती है, प्रीमियम शुड नॉट बी मोर देन 20% ऑफ स्ट्राइक गैप। जब आप स्ट्राइक शिफ्ट करेंगे तो प्रीमियम शुड नॉट मोर देन 20%। मीन्स अगर आप बैंक निफ्टी में 100 पॉइंट्स शिफ्ट कर रहे हैं, आप अगर 1 स्ट्राइक शिफ्ट करना चाह रहे हैं, तो उन दोनों के बीच का प्रीमियम गैप 20 रुपीज से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर आप सेम निफ्टी में कर रहे हैं, निफ्टी का जो स्ट्राइक गैप है वो 50 पॉइंट का है, तो वहां पे 10 पॉइंट से ज्यादा का प्रीमियम नहीं होना चाहिए। लेट आप रिलायंस में कर रहे हैं, वहां 20 का स्ट्राइक गैप है, तो 4 पॉइंट से ज्यादा का गैप मतलब प्रीमियम में नहीं रहना चाहिए। वो मैं अभी आपको ऑब्स्ट्रा में दिखाऊंगा कैसे। तो ये एक कंडीशन है, 20% से ज्यादा अगर आप पॉकेट से देते हो तो आप कुछ भी बचा के नहीं लेके जा पाते अपने लिए। इन केस ऑफ पैनिक, अगर कोई पैनिक आए, लेट सबसे ज्यादा परेशान रिटेलर कब होता है, जब एकदम पैनिक आ जाए, एकदम बाजार गिरने लगे, एकदम बाजार शूट अप हो जाए, तो उस कंडीशन में आपको हमेशा क्या करना चाहिए, जैसे ही शूट अप हो और आपके ब्रेक इवन पे जाए, आप हमेशा अपने ब्रेक इवन पे अपने बाइंग को ले आओ, तब आपको कोई देर नहीं करनी चाहिए, तुरंत अपने ब्रेक इवन पे अपनी बाइंग पोजीशन को शिफ्ट कर लो। वहां पे आप 40% तक भी प्रीमियम अगर पे करोगे इन केस ऑफ पैनिक तो चलेगा, लेकिन अगर पैनिक नहीं है तो 20 से ऊपर नहीं जाना है। ये जो मैं बता रहा हूँ ये भी थोड़ा सा मुश्किल होगा यहाँ पे समझने में, लेकिन ऑब्स्ट्रा में जब हम इसको देखेंगे तो वो अच्छे से समझ आएगा। ऑलवेज शिफ्ट बाइंग व्हेन यू सी रिवर्सल ऑन चार्ट, उससे पहले बाइंग पे को हाथ नहीं लगाना है। whenever you some kind of reversal candlestick pattern, whenever you that bank मतलब your nifty or bank nifty whatever else is taking support at some kind of good support level, या फिर आपको लगता है कि एक अच्छा रेजिस्टेंस लेवल है या साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है लाइक 37,000, वहां पे आपको लग रहा है कि पेन ले रहा है, ज्यादा ऊपर नहीं जा रहा, रिवर्सल कैंडलस्टिक बना रहा है, शूटिंग स्टार बन रहे हैं, बियरिश एंगल्फिंग बन रही है, जब आपको ऐसा कुछ सिनारियो दिखाई दे और आपको प्राइस एक्शन से समझ आए कि हाँ थोड़ा सिनारियो लगता है कि यहाँ से चीजें रिवर्स होने की प्रोबेबिलिटी है, आप कभी सर्टेन नहीं हो सकते कि यहाँ से चला ही जाएगा ऊपर या नीचे, मार्केट हमेशा प्रोबेबिलिटी पे चलते हैं, प्रोबेबिलिटी का गेम। तो जहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा दिखाई दे वहां पे आपको अपनी एडजस्टमेंट इनिशिएट करनी चाहिए। इन केस ऑफ एनी डायरेक्शनल मूवमेंट यू कैन डू 2 थिंग्स। अगर कोई एकदम डायरेक्शनल मूवमेंट आ जाता है, एकदम वाइल्ड डायरेक्शन, आप 2 चीज कर सकते हो यहाँ पे। अपोजिट साइड में आप एक्स्ट्रा प्रीमियम सेल कर सकते हो, ये एकदम नॉर्मल सा चीज है जो अधिकतर सब लोग करते हैं। और अगर आप ये नहीं कर सकते तो हमने इसके लिए एक अलग तरीका एक क्रिएट किया, हम लोग स्कैल्पिंग करते हैं बाइंग पोजीशंस में। मतलब मेरा ये मानना है कि अगर आप स्कैल्पर अच्छे स्कैल्पर हो तो आपको नेक्ड स्कैल्पिंग के बजाय आप आयरन फ्लाई में स्कैल्पिंग करो, आपको ज्यादा अच्छे रिजल्ट देगी और आप सेफ रहोगे और आपके लॉस के चांसेस बहुत कम रहेंगे। मैं इसका भी एक एग्जांपल देने की कोशिश करूंगा कि कैसे आप स्कैल्पिंग कर सकते हो इन केस ऑफ पैनिक, मतलब वो पैनिक में भी आपको कुछ प्रॉफिट हो जाएगा, वो कैसे वो हम डिस्कस करेंगे अभी। सो सर ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, लेकिन ये रूल्स आपको अच्छे समझ आएंगे जब हम लोग ऑब्स्ट्रा पे चलेंगे। सो नाउ दिस सिमुलेटर, मैंने कुछ एग्जांपल बनाए हैं, 2 एग्जांपल हम आयरन फ्लाई के लेंगे क्योंकि रघुनाथ जी के हिसाब से हमारे पास उतना एक लिमिटेड टाइम है तो हम ज्यादा एग्जांपल नहीं ले पाएंगे।
तो एक एग्जांपल सर हम लेते हैं 18 अगस्त का, रिसेंट एक्सपायरी का एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें थोड़ा पैनिक आया था, बाजार एकदम एकदम नीचे गिरा था, काफी नीचे गिर गया था, तो काफी लोग पैनिक में आ गए थे। और मैं कोशिश करूंगा वो कंपैरिजन भी दिखाने की कि अगर आप एडजस्टमेंट करोगे तो क्या रिजल्ट हो सकते हैं और अगर आप एडजस्टमेंट नहीं करोगे तो क्या रिजल्ट हो सकते हैं आपके लिए। सो क्योंकि सर मैं 95% ऑफ ट्रेड्स बैंक निफ्टी में करता हूँ तो मेरे लिए उसको दिखाना ज्यादा अच्छा रहेगा। सो हम लोग चलते हैं 18 अगस्त एक्सपायरी, रिसेंट एक्सपायरी है, ज्यादा दिन नहीं हुए, क्योंकि लास्ट एक्सपायरी में कोई बहुत ज्यादा पैनिक नहीं आया था तो उसमें मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको बड़ा इजी लगेगा। तो ज्यादा बेटर है कि किसी एक्सपायरी में पैनिक आया हो तो वहां पे दिखाने में ज्यादा अच्छा रहेगा। सो 18 अगस्त एक्सपायरी है, हम लोग ट्रेड इनिशिएट करेंगे सर 12 अगस्त को, लास्ट एक्सपायरी थी 12 अगस्त, 18 अगस्त से पहले जो एक्सपायरी थी वो 12 अगस्त में। तो जैसे मैंने बताया कि हम लोग हमेशा 320 के आसपास अपने ट्रेड इनिशिएट करते हैं, तो 12 अगस्त को मैंने क्या किया, 320 के आसपास अपने ट्रेड इनिशिएट में करूंगा जहां भी एटीएम होगा। मतलब आपको कुछ नहीं करना है, आपको बिना कुछ भी सोचे समझे जहां 320 के आसपास एटीएम, मतलब जहां क्लोजिंग हो रही है एक्सपायरी की, आप वहां ट्रेड इनिशिएट कर लो। सो क्लोजिंग वाज समथिंग अराउंड 36,000 के आसपास मार्केट उस वीक में क्लोज हुआ था, तो मैं 36,000 का फ्लाई बनाऊंगा, मैं 36,000 पे जाके स्ट्रेडल सेल करूंगा। और प्रीमियम देखो सर बहुत कम है, अभी आजकल प्रीमियम बहुत लो चल रहे हैं, ये एडजस्टमेंट और ज्यादा अच्छे वर्क करते हैं जब अच्छे प्रीमियम थे। लास्ट ईयर जब 1200 और 1100 और 1000 के प्रीमियम थे, बहुत जबरदस्त मतलब रिवॉर्ड देते थे। मतलब मेरा हाईएस्ट है आयरन फ्लाई में 1200 पॉइंट विद इन ए वीक मैंने बुक किए उस दौरान। अभी क्योंकि आईवीज कम है तो प्रीमियम कम है। प्रीमियम काफी लो है अभी, लेकिन फिर भी हम अभी भी पर वीक कुछ पैसे निकाल ही लेते हैं, 400 300 पॉइंट या मिनिमम 100 120 130 पॉइंट निकालने की कोशिश करते हैं वर्स्ट केस सिनेरियो में। सो यहाँ पे आपको इस वीक में 600 प्रीमियम मिले, ये लोवेस्ट है। मैं लोवेस्ट प्रीमियम के एक्सपायरी पे हम लोग चल रहे हैं और इसमें वाइल्ड मूवमेंट आया था एक दिन, तो हम लोग लोवेस्ट प्रीमियम था, आई थिंक 600 से नीचे जाते नहीं है, बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर आपने लास्ट कुछ मंथ में 600 के नीचे प्रीमियम देखे होंगे। सो 600 हमें यहाँ पे प्रीमियम मिला ऑलमोस्ट। अब मैंने जैसे आपको बताया कि आप हमेशा फ्राइडे थर्सडे में थोड़ा सा आप दूर जाके बाई कर सकते हैं। सर मेरा सिंपल रूल है, अगर मैं 600 प्रीमियम ले रहा हूँ तो मैं 1000 पॉइंट पार जाके बाई करता हूँ, अगर मैं 1000 रुपीज प्रीमियम ले रहा हूँ तो 1500 पॉइंट पार जाके बाई करता हूँ, जस्ट टिल फ्राइडे, उसके बाद नहीं। फ्राइडे को मैं अपने ब्रेक इवन पे आ जाता हूँ, सिंपल रूल है। सो मैं 1000 पॉइंट पार जाके यहाँ पे विंग्स बाई करूंगा, मैंने 36,000 को यहाँ पे सेल किया था, तो मैं 37,000 की सी बाई करूंगा और हेज, और मैं 35,000 का पी बाई करूंगा, ये मेरे हेज हो गए। मैंने क्या बोला, केवल ओवरनाइट, आप एक ओवरनाइट में रिस्क ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको पैसा निकालना है फ्लाई से और आपको एडजस्टमेंट के लिए अगर आपको फ्री करनी है फ्लाई, फ्री मतलब आपको लॉस नहीं होगा, आपको कहीं भी बाजार चला जाए आप कुछ ना कुछ पैसा लेके जाएंगे। अगर आपको आयरन फ्लाई मंडे और ट्यूसडे तक ही फ्री करनी है तो आपको हमेशा एक थर्सडे का ओवरनाइट रिस्क लेके जाना चाहिए। बिना रिस्क के रिवॉर्ड नहीं है सर यहाँ पे, जितना आप रिस्क लेंगे उतना रिवॉर्ड है, लेकिन हम केवल एक नाइट के रिस्क की बात कर रहे हैं। तो हम सर चलते हैं, हमने फ्लाई बना ली, नेक्स्ट डे हम चलते हैं मॉर्निंग 13 अगस्त, कोई नहीं, अभी हमारी आयरन फ्लाई वहीं पे कोस्ट टू कोस्ट के आसपास चल रही है। अब हम चार्ट की तरफ चलेंगे सर कि हमें कब एडजस्टमेंट करने चाहिए और उसके पीछे लॉजिक क्या है। विदाउट लॉजिक हम कोई बात नहीं करेंगे कि हमारे की कोई लॉजिक नहीं है, विद लॉजिक सारी बात करेंगे। ये 12 जुलाई है, ये बैंक निफ्टी का मेरा चार्ट है, मैं अधिकतर स्पॉट का चार्ट फॉलो करता हूँ। फ्यूचर के हिसाब से प्रीमियम चलते हैं, वो एक डिफरेंट इशू है, डिफरेंट मैटर है, लेकिन मैं हमेशा स्पॉट के हिसाब से अपनी एडजस्टमेंट करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि एट द एंड ऑफ द वीक क्लोजिंग पे तो ऑप्शन को एक्सपायर स्पॉट के हिसाब से होना है, तो आप फ्यूचर के हिसाब से भी कर सकते हैं या स्पॉट के हिसाब से, कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, बहुत लंबा बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा। सो सर ये 12 अगस्त का एक्सपायरी था जो 36,000 पे क्लोज हुआ था। अब आप देखेंगे फ्राइडे पूरा रेंज बाउंड था,
मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि फ्राइडे में पैनिक पिछले 3 या 4 महीने से लगातार कोई बहुत लंबे चौड़े पैनिक फ्राइडे में नहीं आ रहे हैं। जो मैंने लगातार एक ट्रेंड नोटिस किया पिछले 3 महीने से नहीं आ रहे हैं। सो फ्राइडे अधिकतर रेंज बाउंड जा रहा है। कोई एक दिन चला गया 3 मंथ में या 2 मंथ में, वो एक अलग चीज है, उसके लिए अलग मैकेनिज्म है फिर। तो फ्राइडे अधिकतर रेंज बाउंड आजकल हो रहा है, तो इसीलिए मैं आपको बोलता हूँ कि आप थर्सडे को हमेशा विंग्स थोड़े दूर बाई करो। फ्राइडे के बाद आप अपने विंग ब्रेक इवन पे ले आओ। फ्राइडे को जाते जाते आपको कभी रिस्क नहीं लेना चाहिए, क्योंकि 2-3 नाइट का आपको रिस्क नहीं लेना चाहिए। सैटरडे है, संडे है, 2 दिन दुनिया में कहाँ क्या हो जाए, पूरे वर्ल्ड में अमेरिका कब किस पे अटैक कर दे, कब किसके साथ क्या हो जाए, तो एक इतना लंबा रिस्क लेना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। मैं हमेशा सर थर्सडे को इवनिंग को जाते जाते हमेशा ब्रेक इवन पे आ जाता हूँ। तो यहाँ पे क्या हुआ हमारे साथ, अब फ्राइडे यहाँ को पे आते हैं ब्रेक इवन पे। हाँ ब्रेक इवन मतलब जहाँ पे हमारे 600 हमने पॉइंट लिए थे स्ट्रेडल में, ओके हम 600 के आसपास शिफ्ट कर लेंगे अपने पोजीशन को। ओके ठीक है। इसमें हम एक चीज और करते हैं, अगर आप यहाँ पे देखोगे चार्ट में, अगर आप प्राइस एक्शन जैसा मैंने आपको बताया कंटिन्यूअस, ये एक बड़ा रेजिस्टेंस जोन था 36,300, जो मैं अभी पहले डिस्कशन किया था कि 36,300 के ऊपर हम लोग एकदम बुलिश हो गए थे कि बाजार यहाँ से बैंक निफ्टी एटलीस्ट अच्छा चल सकता है। तो ये एक बहुत अच्छा रेजिस्टेंस जोन था 36,300 का, और आप पास में भी जाके देखोगे अच्छा रेजिस्टेंस जोन है। तो यहाँ पे जब हमने देखा कि यहाँ पे बाजार ट्रेवल कर रहा है, आप यहाँ पे देखोगे 13th को जब हम लोग आए तो बाजार इसके नीचे कंटिन्यूअस था, तो हमें कुछ ज्यादा पैनिक लेने की जरूरत नहीं है। 13 में हमें कुछ नहीं करना, हमें अपने ब्रेक इवन पे आके एडजस्ट करके चले जाना, कुछ नहीं करना। तो 13th को मैंने सर जाते जाते क्या किया, शाम को हम यही करते हैं हमेशा 3:30 के आसपास या 3 PM के आसपास आपको कर लेना चाहिए, ज्यादा उसके बाद रिस्क लेने की नीड नहीं है। 3 PM को मैंने देखा कि मुझे इसको बुक कर लेना चाहिए। मेरे ब्रेक इवन कितने थे, 600 पॉइंट, तो मैं 600 पॉइंट फार अप बाई कर लूंगा। मैं 2 नाइट का ओवरनाइट रिस्क कभी नहीं लेता। सो मैं 35,400 बाई करूंगा, और मैं 36,600 यहाँ पे बाई करूंगा। मैंने सर ये दोनों बाई कर लिए, और मैं इन दोनों को एग्जिट कर दूंगा। यहाँ पे 37,000 यहाँ पे चल रही थी 40 रुपीज की, मैंने इसको 40 पे एग्जिट कर दिया। मतलब 2 दिन नाइट का ओवरनाइट रिस्क कभी नहीं लेना चाहिए, एक नाइट का सफिशिएंट। और 35,000 जो कि 24 पे थी, इसको भी मैंने एग्जिट कर दिया। नाउ अब आपके ये एक अच्छा रिस्क रिवॉर्ड आ गया, ऑलमोस्ट 1:2 का, 1:2 से ज्यादा आपका ये रिस्क रिवॉर्ड है यहाँ। तो हम चलते हैं नेक्स्ट, आगे कोई मूवमेंट अगर हमें दिखता है तो हम कुछ ट्रेड करेंगे। फिर 2 दिन की छुट्टी, उसके बाद आपका हम 16th में आ गए, 16 अगस्त यानी मंडे। मंडे में जैसे आप देखोगे पहला कैंडल ही रेजिस्टेंस पे जाके डे हाई बना दिया, पहले कैंडल ने एग्जैक्ट उसने रेजिस्टेंस लेवल को जाके टच किया। प्राइस एक्शन की समझ इसलिए मैं लगातार बोल रहा हूँ बहुत जरूरी है, आप इसके बिना एडजस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। ये आपको सीखना, अगर नहीं आता तो सीखना पड़ेगा भाई, जिसको भी प्रॉब्लमेटिक अगर ये है किसी के लिए तो मैं यहाँ पे अच्छा क्या करूंगा, जैसे मुझे, यस सर। कपिल, एक डाउट है। तो यहाँ पे एडजस्टमेंट आप कब करते हैं? मतलब आपका कोई रूल है यहाँ पे? हाँ मेरा एक रूल है, जैसे मैंने पहले पीडीएफ में बताया था, 20% ऑफ प्रीमियम का अगर मुझे स्ट्राइक में गैप दिखेगा तो मैं एडजस्ट कर लूंगा। तो हम देखते हैं कि क्या मुझे 20% का प्रीमियम का गैप कहीं पे मिल रहा है, क्योंकि मार्केट 36,200 के पास है, तो मुझे पी साइड में वो मिल रहा होगा, तो हम इसको चेक कर लेते हैं 16th की मॉर्निंग में। ओके तो हम यहाँ 16th के मॉर्निंग में आ गए। मैं ऑप्शन चेन में जाके देखूंगा, मेरी जो बाई है, मेरी बाई है 35,400। मार्केट मेरे ब्रेक इवन से, मतलब मेरे फ्लाई से ऊपर है। जब भी फ्लाई से ऊपर हो तो हमेशा डाउन साइड में सोचना है एडजस्टमेंट के लिए, और फ्लाई से नीचे हो तो हमेशा अप साइड में। तो मैं डाउन साइड में देखूंगा कि मुझे 20% का रेशियो भी मिल रहा है, तो मैं जाके देखता हूँ 36,600 कितने, 35,400 कितने की है। ये 46 की है और ये 60 की है। मुझे यहाँ पे एक अच्छा ओनली 15 पॉइंट्स पॉकेट से देके, और मुझे यहाँ पे 100 पॉइंट अपना स्ट्राइक मूव करने का एक चांस मिल रहा है।
सो मैं 100 पॉइंट और सेफ हो जाऊंगा डाउन साइड में। मुझे तो पहले अपना साइड्स का रिस्क खत्म करना है ना एट एनी कॉस्ट, और 15 पॉइंट Okay. प्रीमियम कोई बहुत ज्यादा प्रीमियम नहीं है, 20% का रूल है, तो मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट कर लूंगा। बट मैं इसको वर्स्ट केस सिनेरियो मान के चल रहा हूँ कि आपने नहीं करा, पर मैं एकदम वर्स्ट केस सिनेरियो में हम लोग चीजों को लेके चलेंगे, ताकि उससे ज्यादा समझ में आए कि अगर वर्स्ट केस सिनेरियो में अगर हम बच सकते हैं तो नॉर्मल सिनेरियो में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने यहाँ पे कुछ नहीं करा, Okay. मैंने छोड़ दिया फ्लैट, फिर मार्केट लगातार चल रहा है यहीं पे, पूरे दिन वो ट्रेवल करता रहा एक रेंज में, कुछ नहीं हुआ। शाम को जाते जाते भी मार्केट वहीं पे आसपास, उसी रेंज के आसपास आपका क्लोज हो गया, मंडे में भी। तो आई डोंट थिंक सो कि अगर आप करोगे बेटर रहेगा, जितना जल्दी आप सेफ्टी ले लो उतना आपके लिए बेटर है। और मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने नहीं ली और मैं एकदम रो जा रहा हूँ एकदम कि नहीं, मैं कोई दिक्कत नहीं है और मैं बाद में कर लूंगा। वर्स्ट केस सिनेरियो को मैं सारे लेके चलूंगा, एक्सट्रीम कंडीशंस को लेके चलूंगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 16th को मैं दोबारा अगेन जाते जाते मैं शाम को चेक करूंगा कि अब क्या कंडीशन है। 2 दिन मुझे बहुत अच्छे मिल गए। अधिकतर बैंक निफ्टी में आपको वाइल्ड मूवमेंट बहुत कम देखने मिल रही है, आराम से 1-2 दिन मतलब पीसफुल मिल जाते हैं। वो पीसफुल जो मिलेंगे उन्हीं को आपको कैप्चर करना है और लॉस में बैठे नहीं रहना। रिटेलर क्या करता है, वो इस वाले लॉस को लिए बैठे रहता है, क्योंकि एक प्रोबेबिलिटी हमेशा ओपन रखता है कि उसको लॉस हो सकता है। मैं वो प्रोबेबिलिटी कभी ओपन नहीं रखना चाहता कि मुझे लॉस हो सके, मैं उसको क्लोज करना चाहता हूँ हमेशा एट एनी कॉस्ट। सो 16th को जाते जाते मैंने देखा कि मेरी फ्लाई अच्छे प्रॉफिट में है, ऑलमोस्ट मुझे 60-70 पॉइंट्स के आसपास दे रही है। फिर भी मैं एडजस्टमेंट कर लूंगा क्योंकि मुझे इसको खत्म करना है। जैसा मैंने पहले बताया, अगर आपके लॉस खत्म हो जाए देन यू कैन सिट इन ट्रेड टिल एक्सपायरी, तो आप एक्सपायरी तक उसको लेके जा सकते हैं। रिटेलर के साथ या सभी के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो मैक्सिमम प्रॉफिट का 10, 20, 30 या 40% लेके ट्रेड को क्लोज कर देते हैं, जबकि सारा पैसा ही एक्सपायरी वाले दिन आना होता है वेडनेसडे के बाद, वो उसी को छोड़ देते हैं क्योंकि डर में जो भी थोड़ा बहुत प्रॉफिट दिख रहा है ये लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। ओके, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम फिर से इनको कवर करेंगे। मैं इनको कवर कर लूंगा दोनों पोजीशंस को, क्योंकि मुझे दोबारा विंग्स अंदर लाने का चांस मिलेगा। कितना मैं अंदर ला सकता हूँ विंग्स को सर, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं। 35,400 जो हमारी बाई है ऑलरेडी 30 रुपीज की हो गई है और ये 52 की है, यानी कि ऑलमोस्ट 22 रुपीज एक्स्ट्रा प्रीमियम देके मुझे 200 पॉइंट का एक्स्ट्रा सेफ्टी डाउन साइड में मिल रही है। सो आई थिंक आई शुड डू इट, मुझे ये अपॉर्चुनिटी छोड़नी ही नहीं चाहिए। सो मैं ये अपॉर्चुनिटी ग्रैब करूंगा, मैं यहाँ पे 600 बाई करूंगा और अपसाइड में मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्या मुझे चांस मिल रहा है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि 73 है, ये 52 है, ये ऑलमोस्ट 21 पॉइंट पे मिल रहा है। 21 पॉइंट का डेबिट पॉकेट से दूंगा तो ये मुझे मिलेगा। मेरा रूल है 20 का, मैं 20 से ज्यादा बहुत ही रेयर किसी सिनेरियो में जाता हूँ जब मुझे कोई पैनिक दिखे, नहीं तो मैं छोड़ देता हूँ। तो मैं यहाँ पे नहीं जाऊंगा, मैं छोड़ दूंगा, मतलब उसको मैंने रूल बना रखा है 20 या 20 से नीचे मिलेगा तो ही मैं जाऊंगा। 20 रुपीज से ज्यादा मैं डेबिट 100 पॉइंट के लिए नहीं दूंगा एट एनी कॉस्ट, ठीक है। तो मैंने इसको अवॉइड कर दिया, मैं कर सकता था फिर भी मैंने नहीं किया, छोड़ दिया। तो यहाँ पे अब हमें इसको क्लोज करना होगा 30 रुपीज पे। मैंने 35,400 को 30 रुपीज पे क्लोज कर दिया। सो नाउ अभी मेरी पोजीशन है सर, मेरे डाउन साइड का रिस्क ऑलमोस्ट ओवर हो गया फ्लाई में। ओके। अब मुझे डाउन साइड तो कोई पेन नहीं है कि मुझे कोई डर होगा, मुझे कोई पैनिक आएगा कि मुझे लॉस हो जाएगा। एटलीस्ट मैंने डाउन साइड का रिस्क अपना खत्म कर लिया एब्सोल्युटली, मुझे कोई पैनिक नहीं है। मतलब मेरा टारगेट ये रहता है कि ट्यूसडे और मैक्सिमम वेडनेसडे मॉर्निंग तक मुझे फ्लाई एकदम फ्री कर लेनी है, उसके बाद मैं आराम से एक्सपायरी का मजा ले सकता हूँ। मैं अधिकतर अपने ट्रेड वेडनेसडे तक फ्री कर लेता हूँ, ऑलमोस्ट फ्री, कि अब लॉस नहीं होगा पूरे वीक का कुछ भी। अब जितना मार्केट को देना है वो एक्सपायरी वाले दिन दे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम नेक्स्ट दिन चलते हैं। नेक्स्ट डे पूरा दिन क्लोज हो गया, अगले दिन मार्केट नीचे खुला और कंटिन्यूस नीचे गया। अगर आप देखेंगे 35,600 तक मार्केट चला गया। अब आप ये चेक करो इसने कहाँ सपोर्ट लिया। बैंक निफ्टी ऐसे ट्रेवल करता है, डॉट इज ऑन में
ये डिमांड जोन था हम्म, और यहाँ पे 35,500 पे उस दिन बहुत बेहतरीन डाटा था, तो वो लोग पुट राइटर हिलने के लिए तैयार नहीं थे। तो ये समझ अगर आपको यहाँ पे है तो आपको यहाँ एडजस्टमेंट करना चाहिए बिना टेंशन लिए। मैं इस कंडीशन पे एडजस्टमेंट करूंगा और ये सारी ट्रेड मेरे टेलीग्राम पे मैं लाइव शेयर करता हूँ। और सर इवन हम लोग एडजस्टमेंट भी लाइव शेयर करते हैं रियल टाइम, मतलब मार्केट के बाद नहीं, इन टाइम रियल टाइम। और पहले अलर्ट दे देते हैं कि ये लेवल आएगा तो आपको ये बुक करके और इसको बाई कर लेना। ओके, पहले मतलब 15 मिनट पहले अलर्ट डाल देते हैं कि एडजस्टमेंट अलर्ट है। तो मैं यहाँ पे 17 को ऑलमोस्ट 12 PM के आसपास एडजस्टमेंट करूंगा। जब मुझे दिखेगा हैमर बन रहा है, सपोर्ट जोन है, कंसोलिडेट हो रहा है, तो चांसेस प्रोबेबिलिटी हाई है कि इस जोन में सपोर्ट ले। और 35,500 को ब्रीच नहीं किया था और डाटा वाले उस दिन वहां से हिले नहीं थे, पुट राइटर ने कोई पैनिक नहीं लिया था, कंटिन्यूअस वो लोग जमे हुए थे और इस लेवल पे यहाँ पे सपोर्ट ले रहा था। तो मैं 12 PM के आसपास यहाँ पे एडजस्टमेंट करूंगा और ये सब लाइव है टेलीग्राम चैनल पे, ऑलमोस्ट ये पड़ा होगा, अभी भी पड़ा होगा, सेम ट्रेड। ओके। तो आप ओपन इंटरेस्ट भी चेक करते हैं कि पुट राइटर्स हाँ और कॉल बिल्कुल सर, राइटर्स क्या कर सपोर्ट रहे हैं? रेजिस्टेंस और ओपन इंटरेस्ट भी मैं हमेशा चेक करता हूँ, ओके, क्योंकि अगर थोड़ा सपोर्ट ब्रीच भी हो रहा है लेकिन अगर राइटर्स वहां से नहीं हिल रहे हैं, डाटा अगर वीक नहीं हो रहा, तो एक प्रोबेबिलिटी होती है कि वहां पे वो रिवर्स हो जाता है, तो वो थोड़ा सा वहां पे ओके, रुकना चाहिए। अगर डाटा में एकदम से कोई ब्रीच दिखे, एकदम शॉर्ट कवरिंग आए, तो फिर आपको प्रोबेबिलिटी आपकी हाई हो जाती है कि हाँ ब्रीच होगा लेवल। डाटा बहुत ओके, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है ऑप्शन सेलर के लिए, डाटा हमेशा देखना चाहिए। ओके, सो यहाँ पे मैं अराउंड 12 PM इस जोन में मैं एडजस्टमेंट करूंगा। मेरे लिए बेस्ट सुटेबल सिनारियो है। हम्म, क्या सिनारियो मेरे लिए सुटेबल? अब मैं जाके चेक कर दूं क्या मैं सी को नीचे ला सकता हूँ। मेरी 36,600 का मेरा सी था, क्या मैं इसको नीचे शिफ्ट कर सकता हूँ? अब मैं जाके चेक करता हूँ। 36,600 पे ऑलमोस्ट 12 रुपीज की हो गई है। हम्म, मैं ऐसे टाइम पे सीधा सर एक लंबा जंप लगाता हूँ, 20 सीधा पॉइंट्स। सीधा 200 पे तो आऊंगा। ओके, मतलब ये जो जंप 37 जो रुपीज करते बाई हो, करनी मिलती तो ये जो जंप जो करते हो है। स्ट्राइक का, वो आप प्रीमियम देख के करते हैं कि इतना 20 रुपीज का गया हाँ, ज्यादा, 20 से नीचे। 20 से नीचे होना चाहिए हाँ, प्रीमियम? जैसे ये 12 का है, ये 37, ऑलमोस्ट हम 25 पॉइंट यहाँ पे कर रहे हैं 400 पॉइंट्स के लिए। ओके, ओके, 25 में 400 पॉइंट मिल रहे हैं, लेकिन हम 36,100 पे नहीं जाएंगे, क्योंकि ओके, यहाँ पे हमें 15 पॉइंट देने पड़ रहे हैं ओनली 100 पॉइंट के लिए, तो मैं इसको यस, छोड़ दूंगा। यस, ओके, मतलब ऑप्टिमाइजेशन के साथ जाना, ऑप्टिमम यूज, स्ट्राइक्स का ओके, ऑप्टिमम यूज आपको करना पड़ेगा। तो मैं इसको 12 ओके, रुपीज पे कवर कर देता हूँ। इसको मैंने बाई कर लिया और इसको मैं 12 रुपीज पे मैंने कवर कर दिया। सो नाउ दिस इज माई पोजिशन हम्म, विद बेयर मिनिमम लॉस आयरन फ्लाई, और मैक्सिमम लॉस नीचे 20 पॉइंट्स का है, 500 रुपीज का। हम्म, तो ये चीज मुझे पावर देती है कि मैं लॉन्ग टर्म तक, मतलब एक्सपायरी तक अपनी ट्रेड में बैठ पाऊँ, कि मुझे वहां पे एक चांस रहे कि हाँ मैं बैठा हूँ, मुझे कोई दिक्कत नहीं। जब तक आप मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए नहीं जाएंगे ना किसी स्ट्रेटेजी में, तब तक वो स्ट्रेटेजी आपके लिए करनी बेकार है। आप 20 पॉइंट 30%, 20%, 30%, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, लोग जब लॉस लेते हैं स्ट्रेटेजीज में तो वो पूरा लेते हैं, 100% का लॉस लेते हैं, जो मैक्सिमम लॉस शो हो रहा होता है, लेकिन वो हम्म, मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं लेते कभी भी, हम्म, उसमें बहुत जल्दी क्विट करके भाग जाते हैं। हम्म, सो अब मुझे भागने की जरूरत नहीं है, हम्म, मेरा लॉस लिमिटेड है। अब मैं इसमें आराम से बैठ सकता हूँ, इवन मैं छोड़ भी दूंगा कि अब छोड़ दो, अपसाइड तो मुझे अच्छा प्रॉफिट है ना। अपसाइड मैंने लॉक कर लिया ऑलमोस्ट 180 पॉइंट्स, कि बाजार ओके, ऊपर कहीं भी जाए 180 पॉइंट्स तो आने ही आने हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे। हम्म, हम्म, इसके बाद अगेन जैसा कि हमारी प्रोबेबिलिटी ऐसा है कि प्रोबेबिलिटी हमेशा ये नहीं कि काम करेगी, बट 25 पॉइंट हमने पॉकेट से दिए, डाउन साइड में हमें कोई रिस्क नहीं है, यहाँ से बाजार नीचे भी गिरता है कोई बात नहीं, हमें कोई ज्यादा लॉस नहीं है डाउन साइड में। और हम हम्म, और अलग अलग तरीके के एडजस्टमेंट जो है डिप्लॉय कर सकते हैं, जैसे मैंने एक स्कैल्पिंग बताया, जैसे एक हम लोग एक्स्ट्रा सेल कर सकते हैं, और काफी तरीके हैं। फिलहाल हम इस एग्जाम्पल पे चलते हैं, इसके बाद हम एडजस्टमेंट करेंगे सर यहाँ पे 18 अगस्त को। हमने देखा मार्केट उसके बाद इसी सिनारियो में चलता रहा, कोई दिक्कत नहीं, मार्केट ऊपर जाके क्लोज हो गया। हम कर सकते थे पी का एडजस्टमेंट, लेकिन कोई नीड नहीं है, छोड़ दो, कोई जरूरत नहीं है।
लेकिन अगले दिन आपको तुरंत एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली मॉर्निंग में, मार्केट थोड़ा गैप अप खुला। ये उस दिन की बात है जिस दिन HDFC में एक न्यूज था ओवरनाइट वेडनेसडे को, और अगले दिन थर्सडे की शायद एक्सपायरी थी वेडनेसडे की, और मार्केट थोड़ा सा गैप अप खुला था। एकदम बेस्ट अपॉर्चुनिटी थी ट्रेड को एकदम कंप्लीटली फ्री करने की। आपको कुछ नहीं करना था, 920 915 पे भी नहीं, आप 920 पे जाके एडजस्ट करो आराम से 8-10 मिनट, शुरू में 5-10 मिनट देख के, कोई जल्दबाजी नहीं है। थोड़ा सा ये टाइम कंज्यूमिंग है सिमुलेटर पे। तो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि मैंने 920 के आसपास, जब मुझे दिखा कि मार्केट एकदम हाई पे खड़ा है, तो मुझे अपसाइड तो मुझे कोई पैनिक ही नहीं था, अपसाइड तो मैं फ्री हूँ, 180 पॉइंट में लेके जा ही रहा हूँ। तो व्हाट कैन आई डू, मैं अब अपनी पी को भी सेम सी वाले लेवल पे ला सकता हूँ। मेरा सी ओनली 200 पॉइंट फार था मेरी सेलिंग से, तो मैं पी को भी अब 200 पॉइंट फार लाके वहां पे छोड़ सकता हूँ, एक परफेक्ट आयरन फ्लाई बन जाएगा। ओके, सो मैं यहाँ पे 35,800 को बाई कर लूंगा। मैं जाके देखूंगा 35,800 मुझे मिल रही है 25 रुपीज की, और ये स्क्वायर ऑफ हो रही है 12 रुपीज में। ऑलमोस्ट मैंने 30 पॉइंट डेबिट दिया, 13 पॉइंट डेबिट दिया अपने पॉकेट से, और मैंने इसको फ्री कर, अब मैं इसको कवर कर लूंगा। और ये मैं कंटिन्यूस कर रहा हूँ, और मैंने लास्ट 6 मंथ से कोई लॉस आयरन फ्लाई में नहीं लिया। नाउ इट्स कॉल्ड फ्री ट्रेड। 4,000 रुपीज आपको प्रॉफिट किसी भी सिनारियो में होना है, मिनिमम आप इतना पैसा इस मार्केट से लेके जाओगे इस ट्रेड से। 4,000 का मतलब हो गया आई थिंक पर लॉट ये हो गया 1670 के आसपास, 170 पॉइंट्स। ये वर्स्ट के सिनारियो में हो 8 to 10%। यस, 8 to 10% ऑफ मार्जिन। सो ये फ्लाई सर फ्री हो गई है एब्सोल्युटली। अब बाजार कहाँ क्लोज होता है वो देखते हैं, क्लोजिंग कहाँ होती है और हमें कितना पैसा मिलता है। ओके तो हम एक एंड पे, डे एंड पे जाके देख लेते हैं। ओके, एक क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक बार फ्री हो जाता है ट्रेड, तो उसके बाद भी एडजस्टमेंट करते हैं या आप उसको छोड़ हाँ, देते हैं? मतलब मैं तो करता हूँ, ओके, लेकिन वो थोड़ा सा फिर मतलब वो रहता है कि हल्का सा रिस्की रहता है। जैसे मैं अगर फ्लाई से नीचे, तो ऊपर के ऑप्शन देखो, मेरा फ्लाई तो फ्री ट्रेड है, मैं मेरी फ्लाई के ऊपर के जो ऑप्शन है उनको बहुत हैवी क्वांटिटी में सेल करता हूँ नेकेड एक्सपायरी के लिए, ओके, क्योंकि फ्लाई है मेरे पास ओके, बीच में, और फ्लाई भी मेरी प्रॉफिट में ऊपर देके जाएगी। अगर फ्लाई की क्वांटिटी मेरी 20 लॉट्स है, तो मैं ऊपर 100 लॉट सेल कर सकता हूँ, 5 टाइम तक मैं चला जाता हूँ सेल करने, लेकिन गैप मेंटेन रखता हूँ। अगर मेरी बाइंग 36-200 पे है, तो मैं 500 पे जाके सेल करूंगा, ऊपर 300 पॉइंट का गैप रखूंगा। ओके, और नीचे स्कैल्पिंग कर सकते हैं डाउन साइड में अगर बाजार लगातार, लेकिन यहाँ पे स्कैल्पिंग का ज्यादा चांस नहीं था क्योंकि बाजार एकदम लीनियर वन डायरेक्शनल था। तो अब हम ये चेक करते हैं कि अगर हमने एडजस्टमेंट नहीं किया होता तो हमारे इस फ्लाई में क्या रिजल्ट होता, वो भी सही रहेगा सर चेक करना एक बार, कि अगर हमने कोई एडजस्टमेंट नहीं किया इस फ्लाई में, जैसे कि लोग करते हैं। सबसे बुरी बात है अगर आप स्ट्रेटेजी में जा रहे हो और आप पूरे वीक बैठे हो, खाली आपने स्ट्रेटेजी बना के और आप बैठ गए आइडल, वो सबसे गलत तरीका है। मार्केट इतना डायनामिक है, अगर आपको वेडनेसडे तक कोई प्रॉफिट दिखा रहा होगा ना, तो आपको थर्सडे में लॉस दिखा देगा। तो हम एक बार सीधा चेक कर लेते हैं कि क्या रिजल्ट रहा होगा अगर मैंने इसमें एडजस्टमेंट नहीं करा होता, और इवन अगर मैंने अपने ब्रेक इवन पे विंग्स बाई किए होते। अगर मैंने ब्रेक इवन पे विंग्स बाई किए हैं और मैंने 36,000 को शॉर्ट किया है, और मैंने डायरेक्ट, मैं ब्रेक इवन में मान के चल रहा हूँ, क्योंकि जो एडजस्टमेंट नहीं करते वो लोग हमेशा ब्रेक इवन पे बाई करके अधिकतर जाते हैं, तो मैं ब्रेक इवन पे बाई कर रहा हूँ। उन्हें लगता है कि ब्रेक इवन पे ठीक रहता है कि मिनिमम रिस्क रहेगा। मेरा ये मानना है कि एडजस्टमेंट अगर आप कर रहे हो तो आपको मिनिमम रिस्क लेने की कोई जरूरत ही नहीं है, पूरा वीक पड़ा है एडजस्ट करने के लिए। आप अच्छे से एडजस्ट करो और प्रॉफिट लेके जाओ। और आयरन फ्लाई बहुत जबरदस्त है, ये 2 दिन भी अगर आपको मिल गए ठीक, 2 दिन केवल ठीक मिल गए तो आप फ्री कर लोगे। ओके, तो मैं इसको चेक करता हूँ कि क्या रहा होगा एक्सपायरी के दिन एट क्लोजिंग 330।
सो सर ये लॉस में क्लोज हुई ऑलमोस्ट 35 पॉइंट। अगर मैं एडजस्टमेंट नहीं करूंगा तो 35 पॉइंट लॉस में क्लोज हुई, और विद हेल्प ऑफ एडजस्ट, और मैंने एडजस्टमेंट क्या किया, मैंने केवल प्राइस एक्शन को रीड किया और अपने विंग्स को मैं अंदर लाया। इसी को मैं बोलता हूँ रिवर्स बाइंग। बाइंग तो करनी है लेकिन रिवर्स, मतलब जब रिवर्सल आपको दिखे और अपोजिट साइड की, मतलब आप इतना Okay. कम प्रीमियम पॉकेट से दो डेबिट कि आपको पेन ही ना आए। सो इसमें हमने Okay. प्रॉफिट में क्लोज किया ट्रेड। सो ये डिफरेंस है तो एडजस्टमेंट से। ओके, तो इसमें अगर कोई ऐसा इस टाइप का करना चाहता है तो उनको प्राइस एक्शन थोड़ा बहुत तो जानना जरूरी है। हाँ बिल्कुल, सपोर्ट रेजिस्टेंस तो थोड़ा एटलीस्ट आती है ओके, बेसिक। यस, बहुत बढ़िया कपिल जी। और आप और एक स्ट्रैटेजी बताना चाहते हैं? हाँ सर, एक और स्प्रेड में ये एक नॉन हाँ डायरेक्शनल हो गई, एक मैं डायरेक्शनल हाँ मार्केट भी बताना चाहता हूँ, द वंडरफुल डेबिट स्प्रेड। सर मैं इसको वंडरफुल इसलिए कहता हूँ कि हमेशा अगर आपको डायरेक्शनल प्ले करना है तो मेरा मानना है कि आपको स्प्रेड में जाना चाहिए, डेबिट स्प्रेड में। रिटेलर के लिए क्रेडिट स्प्रेड एकदम गलत है। क्रेडिट स्प्रेड में रिस्क रिवॉर्ड उसके अगेंस्ट होता है, और अगर वो डायरेक्शनल के लिए जा ही रहा है देन ही शुड गो विद डेबिट स्प्रेड। बहुत ब्यूटीफुल स्ट्रेटेजी है सर, बहुत सिंपलेस्ट स्ट्रेटेजी है, ठीक है। और मेरी डायरेक्शनल जितने भी ट्रेड हैं वो हमेशा डेबिट स्प्रेड में होते हैं, चाहे वो स्टॉक में हो। मतलब लास्ट 1 मंथ में हमने बहुत सारे स्टॉक्स में ट्रेड किया और सब में डेबिट स्प्रेड, और सब में अच्छे ओके प्रॉफिट आए। ओके दिस इज वन ऑफ माय फेवरेट डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी बिकॉज विद एडजस्टमेंट वी कैन मेक इट रिस्क फ्री। हम डेबिट स्प्रेड को भी रिस्क फ्री कर सकते हैं ओके, सो एंड डेबिट इंक्रीज योर स्प्रेड। मैक्सिमम प्रॉफिट एट सेम टाइम। ओके, तो जब डेबिट स्प्रेड आप स्टार्ट करते हैं तो आप कोई बुलिश सिग्नल रीड करके उसके बेसिस पे डेबिट स्प्रेड यस को डिप्लॉय करते हैं। यस, मैं ओके उसको बताऊंगा सर कैसे। ओके So today I will answer 3 most important questions related to debit spread. Same वही कंडीशन, लोग ये सोचते हैं कब बनानी है, कब नहीं बनानी है, कैसे बनानी है, कौन से स्ट्राइक्स चूज करने चाहिए, लोग इसमें बड़ा कंफ्यूज रहते हैं डेबिट स्प्रेड में। मेरा ये मानना है अगर आप डेबिट स्प्रेड डिप्लॉय कर रहे हो पूरे वीक के लिए या पूरे मंथ के लिए, तो आपको हमेशा थोड़ा ओटीएम जाना चाहिए, आउट ऑफ द मनी जाना चाहिए, क्योंकि वहां पे ओके आपको रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में आ जाता है। डेबिट स्प्रेड में अगर आप एटीएम पे डेबिट स्प्रेड बनाओगे हमेशा 1:1 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता है ऑलवेज, लेकिन आप स्लाइटली ओटीएम चले जाओगे तो 1:2 का हो जाता है, और पूरा वीक पड़ा है। बैंक निफ्टी को चलना होता तो वो एक ही दिन में 1000 पॉइंट चल जाता है, जब चलना ही होगा तो। नहीं चलना होगा तो पूरे वीक में भी नहीं चलेगा, तो 1 वीक एक सफिशिएंट टाइम है। मेरा ये मानना है हमेशा रिटेलर को रिस्क रिवॉर्ड अपने फेवर में लेके चलना चाहिए। मैं कोई भी स्ट्रेटेजी मिनिमम 1:2 से कम पे इनिशिएट नहीं करता, तो ज्यादा ही होना चाहिए। 2 ट्रेड भी ओके गलत बैठे और 1 ट्रेड भी सही बैठे तो आपको लॉस ना हो। ओके मैं यही बताऊंगा कि अगर आपका व्यू सही ना बैठे तो आपको स्प्रेड से सेफ रूट कैसे लेना है। ओके प्लान टू डिप्लॉय डेबिट स्प्रेड जब आपका व्यू बुलिश हो, जैसे 36,300 के ऊपर आया था तो हमारा व्यू एकदम बुलिश हो गया था। जब निफ्टी 15,900 के ऊपर आया तो एकदम व्यू बुलिश हो गया था। जब आपका व्यू बुलिश हो जाए, आपको लगे कोई बड़े रेजिस्टेंस लेवल को ब्रीच किया है और सस्टेन कर रहा है, तो आप डायरेक्शनल जाओ। या आपको लग रहा है कोई बड़ा सपोर्ट लेवल ब्रीच हुआ और उसके नीचे सस्टेन कर रहा है, पुट में डायरेक्शनल जाओ। प्लान टू डिप्लॉय डेबिट स्प्रेड, मेरा ये मानना है वीकली में अगर आप पोजिशनल ट्रेडर हो तो हमेशा थर्सडे को ही कर लो, थर्सडे को शाम को जाते जाते। मैं मेरी सारी स्ट्रेटेजी थर्सडे में डिप्लॉय कर लेता हूँ, और अधिकतर फिर ओके पूरा वीक बैठ के उनके साथ बस ऊपर नीचे टाइप उसमें हम एडजस्टमेंट करते रहते हैं। हाउ टू डिप्लॉय में 2 रूल हमेशा याद रखने चाहिए। पहला, रिस्क रिवॉर्ड 1:2 से नीचे कभी नहीं आना चाहिए, और आपके बाइंग प्रीमियम का मिनिमम 40% आप कलेक्ट करो सेलिंग से। मिनिमम 50 कलेक्ट कर लोगे तो वेल एंड गुड, बट 40 से नीचे कभी मत आओ। एटलीस्ट आपने अगर 100 रुपीज की बाइंग की है तो 40 रुपीज वाला स्ट्राइक आपको सेल करना चाहिए। इससे कम का ओके कोई फायदा नहीं है, फिर तो आप नेक्ड बाई कर लो, वो ज्यादा बेहतर है। हाउ टू एडजस्ट, सर बहुत सिंपल है डेबिट स्प्रेड। मतलब मैं बहुत सारे लोगों को जब बताता हूँ तो वो कहते हैं कि हमने तो कभी डेबिट स्प्रेड को इस तरीके से देखने की कोशिश ही नहीं करी, कि डेबिट स्प्रेड को ऐसे भी देखा जा सकता है या इस तरीके से भी हम इसको रिस्क फ्री कर सकते हैं। The thing which make debit spread wonderful is that we can convert debit spread into other strategies. Debit spread को आप कभी भी, आप बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर लो, आप लैडर में कन्वर्ट कर लो, आप क्रेडिट स्प्रेड में कन्वर्ट कर लो, आप ट्रायंगल में कन्वर्ट कर लो।
फ्रीडम है आपके पास, मतलब इतना फ्रीडम किसी स्ट्रेटेजी में नहीं मिलेगा जितना डेबिट स्प्रेड में होता है। मतलब डेबिट स्प्रेड को आप दुनिया की किसी भी स्ट्रेटेजी में कन्वर्ट कर सकते हो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन, जब आपको नीड लगे। मतलब कोई किसी किसी वीक होता है कि हम डेबिट स्प्रेड से शुरू करते हैं, वो बटरफ्लाई बन जाती है, फिर पता चला लैडर बन गया, फिर पता चला रेशो बन गया, पता चला क्रेडिट स्प्रेड बन गया, लास्ट तक जाते जाते कुछ और ही बन जाता है। तो मेरा मानना है कि हमें एट द एंड ऑफ द डे हमें पैसा चाहिए मार्केट से। मुझे स्ट्रेटेजी के नाम से कोई कंसर्न नहीं है कि मेरी स्ट्रेटेजी का फिलहाल क्या नाम है। मुझे बस ये पता है कि मैंने क्या ऑप्शन बेच रखा है और क्या खरीद रखा है मार्केट के हिसाब से। मुझे उससे पैसा लेना है, बात खत्म, नाम पे नहीं जाना है। लेकिन डेबिट स्प्रेड से हम शुरू कर सकते हैं। एडजस्टमेंट की कंडीशन है, बाकी हम सॉफ्टवेयर पे देखेंगे तो अच्छे समझ में आएगा, जैसे आयरन फ्लाई में आपको क्लियर हुआ होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू हमेशा बुक करते चलो, मेरा ये मानना है। डेबिट स्प्रेड में इंट्रिंसिक वैल्यू कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऑलवेज बुक इंट्रिंसिक वैल्यू व्हेनेवर योर बाय स्ट्राइक बिकम आईटीएम। जैसे आईटीएम बने और 70% का यहाँ मेरा रूल रहता है, जो स्प्रेड है, जितने स्प्रेड को आप शिफ्ट कर रहे हो 70% उसका इंट्रिंसिक वैल्यू उसमें आ चुका हो, उससे कम पे मत करो। 30% छोड़ दो, Okay. निकल जाओ छोड़ के। अभी वो मैं आपको उस सिमुलेटर पे दिखाऊंगा। यू कैन कन्वर्ट इट इनटू बटरफ्लाई और लैडर व्हेन बोथ स्ट्राइक बिकम आईटीएम। जब भी आपकी बाइंग और सेलिंग दोनों आईटीएम हो जाए, दोनों इन द मनी हो जाए, तो भी आपको 60% से ऊपर प्रॉफिट नहीं आ रहा होता, क्योंकि वीक पूरा भी पड़ा है और आपकी जो सेलिंग है वो उस समय एटीएम होती है, एटीएम के पास होती है, तो मैक्सिमम प्रीमियम पे चल रही होती है। तो आपको तब भी मैक्सिमम प्रॉफिट स्प्रेड में मिलता नहीं है। स्प्रेड मैक्सिमम प्रॉफिट देती है एक्सपायरी पे जाके, डेबिट स्प्रेड्स। सो हम लोग क्या करते हैं, उसको बटरफ्लाई और लैडर में कन्वर्ट कर देते हैं और फिर उसको प्ले करते हैं दोनों तरफ। ऊपर बाजार जाएगा तो अलग तरीके से, नीचे आएगा तो अलग तरीके से। ये मैं भी आपको दिखाऊंगा एग्जाम्पल में। मैंने इसलिए दो एग्जाम्पल जो चूज किए हैं वो एकदम वायलेंट चूज किए कि बाजार ऊपर भी गया फिर नीचे भी आया, मतलब बहुत साइड डायरेक्शन रही, तब हमने उसको वो एग्जाम्पल चूज किया है। सिंपल अगर मैं लीनियर एग्जाम्पल ले लूंगा तो उससे कुछ पता नहीं चलेगा। In case if your directional view goes wrong, then you can convert it into strangle. तो तुरंत स्ट्रेंगल में कन्वर्ट कर दो, वो भी बताऊंगा लास्ट में, 1 मिनट में इसको डिफाइन कर दूंगा कैसे। मतलब तो भी हम इससे प्रॉफिट लेके निकलते हैं कुछ ना कुछ, अगर व्यू गलत पड़े तो भी। अब हम सर ऑब्स्ट्रा पे चलते हैं। एक थोड़ा पुराना एग्जांपल है और एकदम रिसेंट एग्जांपल है। मैं जैसे कि बताया, मैं हमेशा बैंक निफ्टी में जाता हूँ। बैंक निफ्टी में इसलिए ट्रेड करता हूँ क्योंकि फ्रीडम ऑफ एडजस्टमेंट बहुत जबरदस्त है इन कंपेरिजन ऑफ निफ्टी। निफ्टी में फ्रीडम ऑफ एडजस्टमेंट नहीं है, बैंक निफ्टी में बहुत जबरदस्त फ्रीडम है अगर आपको एडजस्टमेंट करना आता है। तो 1 जुलाई को मैं देखता हूँ, मैंने एक स्प्रेड बनाया था। 1 जुलाई को एक्सपायरी थी। थोड़ा बैक में जा रहा हूँ क्योंकि काफी दिन से मार्केट साइड में घूम रहा था। मैं थोड़ा वाइल्ड मूव वाला एग्जांपल लेना चाह रहा था जिसमें दोनों तरफ का मूव आया हो एटलीस्ट, ताकि समझने में थोड़ी आसानी रहे। तो ये 1 जुलाई को एक्सपायरी थी। मेरा भी बुलिश था यहाँ से कि बाजार यहाँ से ऊपर जा सकता है। एक्सपायरी क्लोज हुई ऑलमोस्ट 34,700 पे। तो मैं लूंगा सर 8 जुलाई का एक्सपायरी, मैं यहाँ पे पकड़ूंगा। मैंने 8 जुलाई का एक्सपायरी लिया। 1 जुलाई को मैंने इसको डिप्लॉय किया था। शाम को जाते जाते ऑलवेज आफ्टर 3:30, मतलब लास्ट के 10 मिनट में हम साइड ट्रेड पंच करते हैं, इससे पहले नहीं। तो मार्केट था अराउंड 34,700। अगर मेरा भी बुलिश है और पूरा वीक का टाइम स्पेन अभी बाकी है, मैं 500 पॉइंट का ही स्प्रेड क्रिएट करता हूँ। बैंक निफ्टी का ऑप्शन का जो प्रीमियम का स्ट्रक्चर है वो इस तरीके से है कि जो आपको मैंने क्राइटेरिया बताए थे, 1:2 का मिनिमम रिस्क रिवॉर्ड और एटलीस्ट 40% का प्रीमियम, वो 500 पॉइंट के स्ट्राइक पे आपको बैंक निफ्टी में जब वीक स्टार्ट होता है तो मिल जाते हैं। एग्जैक्ट बिल्कुल डॉट है, मतलब प्रीमियम डिजाइन इस तरीके से है बैंक निफ्टी के। अगर कोई इसको लगातार देखेगा तो उसको समझ आएगा। तो मैं स्लाइटली ओटीएम जाऊंगा। 34,700 पे मार्केट क्लोज हो रहा है तो मैं 35 को बाई करूंगा, हमेशा स्लाइटली ओटीएम। मैंने 35,000 सर यहाँ बाई किया और मैं 500 के नीचे का स्प्रेड नहीं बनाता, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया। ऑलमोस्ट 40% के आसपास ये प्रीमियम का रेशो बैठेगा, 40 के आसपास। सो मेरा रिस्क रिवॉर्ड भी 1:3 का है, अबाउ 1:2। 1:2 से नीचे कोई ट्रेड कभी इनिशिएट ही नहीं करनी ऑप्शन में, कभी भी करनी नहीं चाहिए। अब हमने वेट किया, नेक्स्ट डे मार्केट में कोई बहुत ज्यादा मूवमेंट नहीं आया। फ्राइडे, जैसा कि मैं लगातार बोल रहा हूँ कि लास्ट 3 to 6 मंथ से बहुत ज्यादा मूवमेंट फ्राइडे में नहीं है।
बहुत वाइल्ड मूवमेंट मुझे देखने के लिए नहीं मिल रहा कंटिन्यूस। हाँ, मंथ में या 2 मंथ में एक आधा इंसिडेंट होता है। एक्सेप्शनल्स आर ऑलवेज देयर। सो 2 जुलाई में हमें कोई एडजस्टमेंट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि मार्केट वहीं घूमता था जहां हमने क्रिएट किया। तो 2 जुलाई को हम ट्रेड को ऐसे के ऐसे ही क्लोज करके शाम को चले गए। शायद थोड़ा लॉस में, थोड़ा प्रॉफिट में ही है, मतलब 400 में मींस ऑलमोस्ट 18 पॉइंट के प्रॉफिट में ये क्लोज हुआ। कोई दिक्कत नहीं, हम इसको ट्रेड में बैठे हैं आराम से। अब मार्केट नेक्स्ट डे मंडे आते ही, मंडे में जैसे ही हम आए 5 जुलाई को, मार्केट ने, जैसा कि हमारा व्यू था कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, मार्केट ने ऊपर जाना शुरू कर दिया। जब तक बाजार ऊपर जा रहा है आराम से जाने दो। अब मैंने आपको बताया कि आपको शिफ्ट करना है आईटीएम में, आपको इंट्रिंसिक वैल्यू बुक करना है। स्प्रेड में सारा खेल प्रीमियम का नहीं है, डेबिट स्प्रेड में इंट्रिंसिक वैल्यू बुक करने का है कि आप कितनी फास्ट इंट्रिंसिक वैल्यू को कैप्चर कर पाते हैं, वो आपकी स्पीड पे डिपेंड करता है डेबिट स्प्रेड में। तो 5th में कोई एडजस्टमेंट नहीं हुआ, बिकॉज दिखा देता हूं क्यों नहीं हुआ। क्योंकि 5th में कहीं भी हमें सिनारियो नहीं मिला 70% प्रीमियम का। अगर आप देखेंगे मेरी जो बाइंग है वो है 35 पे। अगर मैं 100 पॉइंट भी ऊपर जाना चाहूँ यहाँ पे, तो अगर आप गैप देखेंगे यहाँ पे गैप ज्यादा है। गैप होना चाहिए यहाँ पे 70 का, यहाँ पे 60 का है, यानी कि मेरे पास इंट्रिंसिक वैल्यू केवल 60 पॉइंट आ रही है, और मैं 70 से नीचे, मतलब कोई उसमें कोई कंप्रोमाइज नहीं है। 70 मतलब 70 का फिक्स है, 70 से नीचे बात नहीं करेंगे, 70 का वेट करेंगे। सो मैं डायरेक्ट चलता हूँ अराउंड 6 जुलाई। डायरेक्ट 6 जुलाई में हमें जाना पड़ेगा इन मॉर्निंग 9:45। ओके। मुझे वहां पे 70% का मेरा क्राइटेरिया फुलफिल मिला तुरंत। मैंने वहां पे इंट्रिंसिक वैल्यू बुक की, मैं दिखाता हूँ और वो कंडीशन भी दिखाऊंगा 45 के आसपास। 9:45 पे अगर आप देखोगे 6 जुलाई को बाजार एकदम हाईली बुलिश हो गया था। यहाँ पे एकदम इंट्रिंसिक वैल्यू आपको मिली, तब तुरंत बुक कर लो। और ये सम काइंड ऑफ रेजिस्टेंस जोन भी था, तो मैं यहाँ पे रिस्क नहीं लूंगा आप इस जोन में आके कभी भी कि रेजिस्टेंस के आसपास है और वापस बाजार नीचे आए। तो मुझे जितनी इंट्रिंसिक वैल्यू मिल रही है मैं उस टाइम पे उसको बुक करने की कोशिश करता हूँ हमेशा। ओके। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सीधा 35,000 को बुक करूंगा, 35,200 को बाई करूंगा। अब हम चेक करते हैं। 35,000 है यहाँ पे 483 की, और ये 200 है। 35 को मैं 483 बुक करूंगा और 324 पे इसको बाय कर लूंगा। ओके। 160 पॉइंट्स। यहाँ पे ये आ रहा है 483, मैं इसको 483 में बुक कर लिया। मेरा मानना है कि एक बार अगर प्रॉफिट आना स्टार्ट हो जाए तो फिर छोड़ो मत, लॉस की पॉसिबिलिटी मत छोड़ो। नाउ माय डेबिट स्प्रेड बिकम फ्री। या तो मुझे मिनिमम प्रॉफिट होगा या मुझे मैक्सिमम प्रॉफिट होगा। मतलब मेरा ये मानना है कि एक बार ट्रेड में आपको लॉस का कंडीशन खत्म हो जाए, अब आप आराम से बैठ सकते हो, अब आप जा सकते हो। आपको पैनिक नहीं आएगा, पेन नहीं होगा, डर नहीं लगेगा, फियर ग्रीड कुछ नहीं आएगा। नाउ यू कैन सेट इट। सर एक सिंपल एडजस्टमेंट, जैसे इंट्रिंसिक वैल्यू बुक करी, मेरा जो मैक्सिमम लॉस का जितना जितना मैंने डेबिट अपने पॉकेट से दिया था, मैंने उससे ज्यादा इंट्रिंसिक वैल्यू बुक कर ली। ओके। और मेरी ट्रेड फ्री हो गई। ट्रेड बिकम एब्सोल्युटली फ्री। अब जब मेरी ट्रेड फ्री हो जाती है, फिर मैं कोशिश करता हूं कि मैं मैक्सिमम प्रॉफिट को कैसे इंक्रीज करूंगा। लोगों को लगता है कि डेबिट स्प्रेड में जो मैक्सिमम प्रॉफिट दिखता है उससे ज्यादा नहीं हो सकता। मतलब मेरा रिकॉर्ड है 4 टाइम, मतलब जितना डेबिट स्प्रेड में मैक्सिमम प्रॉफिट इनिशिएट करते टाइम था, मैंने क्लोजिंग वीक की उससे 4 टाइम फोर मल्टीपल पे मैक्सिमम प्रॉफिट लेके क्लोज किया। मतलब रिकॉर्ड अब तक का, इससे ऊपर नहीं गया हूँ। 2 टाइम तो ऑलमोस्ट क्लोज हो जाती है। ओके। अब हमारा फोकस आएगा कि मैक्सिमम प्रॉफिट को इंक्रीज कैसे करना। जैसे मैंने बताया कि जैसे आईटीएम हो, अब आईटीएम कब होंगी, 12 बजे के आसपास दोनों आईटीएम स्ट्राइक हो जाएंगी। ओके। अराउंड 12 PM दोनों स्ट्राइक आईटीएम हो गई आपकी, बाई भी और सेल भी। मार्केट खड़ा है 35,600 के आसपास, यानी कि आपकी दोनों स्ट्राइक इन द मनी हो गई। आपकी स्ट्राइक है 35,200 एंड 35,500, दोनों आईटीएम है, इन द मनी है। जैसे ही इन द मनी आए, हम तुरंत उसको बटरफ्लाई में कन्वर्ट कर लेते हैं, मतलब एक क्रेडिट स्प्रेड और सेल कर लेते हैं।
बेसिकली पूरा मार्केट, सभी स्ट्रेटजीज, स्ट्रैडल और स्ट्रैंगल को छोड़ के जितनी भी स्ट्रेटजीज हैं ऑप्शन में, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ डेबिट स्प्रेड एंड क्रेडिट स्प्रेड, इसके अलावा कुछ नहीं है। सारा खेल डेबिट और क्रेडिट स्प्रेड है। अगर आप इनको यूज करना दोनों को सीख गए और इनके कॉम्बिनेशन को यूज करना सीख गए तो आपको फिर ज्यादा नीड नहीं है एडजस्टमेंट में ज्यादा दिमाग लगाने की। अब मैं इसको क्रेडिट स्प्रेड एक बनाता हूँ। यहाँ पे क्रेडिट स्प्रेड में सेम बनाऊंगा, मुझे बटरफ्लाई में कन्वर्ट करना है तो मैं 35,500 को शॉर्ट करूंगा अगेन और 35,800 को बाई करूंगा। एग्जैक्ट मतलब परफेक्ट बटरफ्लाई बन जाएगी। ओके मैंने 35,500 को शॉर्ट किया और मैंने 800 को जाके बाई कर लिया। तो नाउ बटरफ्लाई फ्री है, ट्रेड फ्री रहेगी। अब एंड तक ट्रेड में लॉस नहीं आएगा कहीं भी। आइदर Okay. 4400 मींस आइदर 180 पॉइंट्स और आइदर 11,000। मैक्सिमम जो प्रॉफिट था मैंने उसको इंक्रीज कर दिया यहाँ पे। अर्ली मतलब जब ट्रेड इनिशिएट किया था उसमें जो मैक्सिमम प्रॉफिट था उससे भी ज्यादा मैक्सिमम प्रॉफिट मैंने यहाँ इंक्रीज कर लिया। पोटेंशियल मेरे पास है अब यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट। 8 जुलाई को डायरेक्ट में ले चलता हूँ सीधा, क्योंकि मार्केट लगातार बुलिश है, जहां जा रहा है जाने दो, फिर आपको ज्यादा Okay. पंगा लेने की जरूरत नहीं है। 8th में आपने देखा 6th 7th उसके बाद 8 जुलाई को मार्केट ऊपर खुला मॉर्निंग में, लेकिन एग्जैक्ट इस लेवल पर रेजिस्टेंस लिया। आपके दिमाग में तुरंत क्लिक कर जाना चाहिए कि देयर आर हायर चांसेस कि मार्केट यहाँ से नीचे आ सकता है। आप चेक करो, यहाँ पे मल्टीपल ये रेजिस्टेंस जोन है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, मैंने क्या बताया, बटरफ्लाई, व्हाट इज बटरफ्लाई? कॉम्बिनेशन ऑफ डेबिट स्प्रेड प्लस क्रेडिट स्प्रेड। तो मैं बटरफ्लाई में भी ऐसे करता हूँ, अगर मेरा डेबिट स्प्रेड अच्छे प्रॉफिट में है और मुझे लग रहा है उसमें ज्यादा कुछ बचा नहीं है तो मैं उसको एक तरफ का बुक कर लूंगा। हमेशा मैं यही करता हूँ। तो अराउंड 8 जुलाई 9:30 है, मैं आपको दिखाता हूँ। लोग यही गलती करते हैं, जो ट्रेड 95% ऑफ प्रॉफिट दे चुकी है वो उसको भी बैठे रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि बटरफ्लाई कोई स्ट्रेटजी है और उसमें बैठे रहना है। अराउंड 9:30 में मैंने देखा। अब मैं जाके चेक करता हूँ कि सर जो मेरा डेबिट स्प्रेड है, मेरा इनिशियल डेबिट स्प्रेड था 35.2 और 35.5, इसमें क्या कुछ बचा है? कितना पैसा बचा है इसमें? 569 एंड 763। नहीं 297 पहला इसमें मुझे मैक्सिमम के आसपास मिल रहा है, मतलब थोड़ा बहुत ही इसमें प्रीमियम बचा है जिसको मैं छोड़ के निकल सकता हूँ अगर चाहूँ तो, क्योंकि मुझे लग रहा है कि मार्केट नीचे आ सकता है। मतलब 200 प्लस पॉइंट इसमें मुझे मिल रहे हैं। मैक्सिमम 300 है, 200 से ऊपर मुझे इसमें मिल रहा है अभी 200 के आसपास। तो आई विल बुक इट, मैं इसको बुक कर लूंगा यहाँ पर। 35,500 है यहाँ पे हमारी, 297 को बुक कर दिया, मतलब डेबिट स्प्रेड क्लोज कर दिया। ओके और 35,200 569, और इसमें भी कोई मार्जिन ज्यादा आपका कहीं लगेगा नहीं, बहुत ज्यादा मार्जिन की जरूरत नहीं है। आप सेम मार्जिन में काम कर सकते हो। स्ट्रेटेजी अभी भी फ्री है। नाउ अपसाइड मिनिमम प्रॉफिट है 37 का, मतलब हो गया ऑलमोस्ट 150 पॉइंट तो मिलने ही मिलने हैं, वो तो मैंने लॉक कर लिए, वो तो कहीं नहीं जाएंगे। और मैक्सिमम तो फुल बाउंटी है ही 11,000 का, मतलब हो गया ऑलमोस्ट 450 पॉइंट्स। ओरिजिनल डेबिट स्प्रेड में भी इतना मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं था। अब हम सीधा चलते हैं एक्सपायरी। 8 जुलाई था उस दिन, उसी दिन एक्सपायरी थी। शाम को चेक कर लेते हैं कितना इसमें आया होगा। फिर मैं आपको वो भी दिखाऊंगा कि अगर आपने एडजस्टमेंट नहीं किए होते तो क्या होता, और उसके बाद हमारा ये फिनिश हो जाएगा। एट्थ को एक्सपायरी वाले दिन मुझे 11,000 रुपीज इसमें रिसीव हो गए। ऑलमोस्ट सर ये 450 पॉइंट होते हैं। ओरिजिनल डेबिट स्प्रेड में आई थिंक 400 से कम थे, ये उससे ज्यादा हमने लिए यहाँ पे। और अगर मैं यही सेम एडजस्टमेंट नहीं करता तो क्या होता? जैसे कि अधिकतर 90% ट्रेडर क्या करते हैं, वो स्ट्रेटेजी लेते हैं और स्ट्रेटेजी में फिर वो बैठे रहते हैं।
सीधा मैं डिप्लॉय कर देता हूँ 8 चला 9th 8th। सो हमने दो डायरेक्शनल देख लिए और एक नॉन एक डायरेक्शनल और एक नॉन डायरेक्शनल स्ट्रेटेजी हमने देख ली। सो 520 जैसा मैं हमेशा करता हूँ, 35,000 को मैंने बाई किया और 35,500 को मैंने शॉर्ट किया। अगर मैंने कोई एडजस्टमेंट नहीं की, जैसे कि 90% लोग करते हैं बेचारे, उनको लगता है कि बस बैठे रहो, they closed with 3,500 rupees. They took 150 point and we took 450 points, almost 3 times with help बिल्कुल of सही। adjustments. बहुत बढ़िया है कपिल जी, ये भी बहुत और एक नया तरीके का एडजस्टमेंट दिखाया है। इसमें मेरा एक क्वेश्चन है Yes कि sir. अगर आपने एक डेबिट स्प्रेड स्टार्ट कर दिया बिगिनिंग में और हम्म, तुरंत नेक्स्ट डे आपके ट्रेड के अगेंस्ट चला गया मार्केट, हम्म। तो तब क्या करते हैं आप? उस हाँ सर, समय उसके लिए किस तरह का? हम उसका भी एक सिनारियो चाहे तो देख सकते हैं। नहीं, मैं इसमें वर्बली बता देता हूँ। ओके। मेरा सिंपल रूल है, जितना मैंने डेबिट पॉकेट से दिया है, ये 218 और 88, ऑलमोस्ट यहाँ पे हम लोगों ने 130 पॉइंट्स के आसपास यहाँ पे डेबिट अपने पॉकेट से दिया। जैसे ये मेरी बाइंग 130 रुपीज आएगी, जब भी मैं बाइंग को स्क्वायर ऑफ कर दूंगा, मेरा सिंपल रूल है। ओके। और मैं जब ये 130 की आ जाएगी, मैं लेट मान के चल रहा हूँ कि मैंने इसको 130 पे क्लोज कर दिया। ओके। तो जब ये 130 होगी, तो ये ऑलमोस्ट उस समय पे 50 रुपीज के आसपास ट्रेवल कर रही होगी, ओके। 50 रुपीज से ऊपर नहीं होगी। और मार्केट अगर हमारे स्टार्ट करने के दौरान यहाँ पे था ऑलमोस्ट 34,600 पे, तो उस समय पे मार्केट 34,000 के आसपास जा चुका होगा। तो हमारी सेलिंग स्ट्राइक ऑलमोस्ट 1,500 पॉइंट पार होगी। ओके। तो मैं क्या करूंगा, उसको तुरंत स्ट्रेंगल में कन्वर्ट कर लूंगा, यानी कि ओके। 34,000 से 1,500 पॉइंट की नीचे की मैं फुट सेल कर दूंगा एग्जैक्ट तुरंत। ओके। दूसरा वाला। हाँ। दोबारा से इसको दिखाना पड़ेगा। हाँ। मैं किसी भी दिन ले लेता हूँ, उसका प्राइस मैं इसमें डाल दूंगा। तो 34 के नीचे मैं जाऊंगा 33,500 का मैं पी शॉर्ट करूंगा। ये भी उस समय 50 रुपीज का चल रहा होगा, क्योंकि मैं सेम प्रीमियम से प्रीमियम मैच कराऊंगा फिर वहां पे। ओके। और मैं इसको बाकी वीक एज ए स्ट्रैंगल प्ले करता रहूंगा। ओके। स्ट्रैंगल की तरह मैं इसको प्ले करूंगा और मतलब मुझे इससे भी अच्छे रिवॉर्ड मिले, काफी अच्छे रिवॉर्ड मिले। मतलब 100 पॉइंट में इसमें भी आखिर में ले ही जाता हूँ तो काफी टाइम। इसमें आप ओके, तो इसमें आप अभी वो कोई हमारा एडजस्टमेंट नहीं हुआ है कोई भी स्ट्रैंगल में, ओके। और हम केवल एक हाइपोथेटिकल मान के चल रहे हैं, क्योंकि मार्केट तो ऊपर खड़ा है फिलहाल। हमने तो हाइपोथेटिकली माना है कि मार्केट नीचे है। तो इसको आप स्ट्रैंगल में कन्वर्ट करते हैं, मगर आप इसमें कोई स्टॉप लॉस नहीं रखते अगर आपके नहीं नहीं, अगेंस्ट चला जाता है? पोजिशनल, जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगा, कॉल को नीचे ड्रैग करते हुए आ जाएंगे, फटाफट फटाफट रोल रोल डाउन करते हुए आएंगे। ओके। अगर बाजार ओके। ऊपर जाएगा तो पी को नीचे से रोल अप करते हुए चले जाएंगे, क्योंकि हमारे पास दोनों तरफ अब 1,500 पॉइंट का स्पैन है। ओके। ओके। तो 3,000 पॉइंट का रेंज है, तो उसमें इतनी जल्दी पैनिक लेने की जरूरत मुझे लगती नहीं कि है। ओके। मतलब अगर मार्केट ठीक। डेबिट स्प्रेड के अगेंस्ट भी जाता है, तो हम उससे सेफ रूट एग्जिट ले लेते हैं, हम लॉस ओके। बुक नहीं करते। ओके। तो आप ये बोल रहे हैं कि आप जो शॉर्ट कॉल जो है ऊपर, हम्म, उसको आप हम्म, और नजदीक लेके आते हैं? हाँ बिल्कुल। नीचे पी स्पेल तो पी सेल करेंगे सेम प्रीमियम हाँ। की, यस। ओके। और फिर अगर बाजार नीचे जाता रहेगा, पी को ज्यादा नहीं छेड़ेंगे, सी को फटाफट रोल डाउन करते हुए आएंगे। ओके। बहुत बढ़िया है कपिल जी, आपने इतने सारे एडजस्टमेंट दिखाया।
जरूर ये यूजर्स को बहुत काम आएगा। ये है कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन कपिल जी की। आप वो एक यूट्यूब चैनल भी चलाते हैं जिसमें आप जाके देख सकते हैं कि बहुत सारे एडजस्टमेंट्स दिखाए वहाँ पे भी। तो आई थिंक ये जो आपने बताया है ये बहुत यूज़फुल रहेगा हमारे व्यूअर्स को, इस कॉन्फ्रेंस के व्यूअर्स को। बहुत थैंक्स आपके लिए, आप अग्री करने के लिए और ये सेशन करने के लिए। तो मैं आप अपने व्यूअर्स को बताऊंगा कि प्लीज़ इनको, अगर आप इसके अलावा और कोई क्वेरीज है तो आप इनको डिफरेंट कांटेक्ट इन्फॉर्मेशन दिए है कपिल जी, तो आप किसी भी माध्यम से आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो थैंक यू कपिल जी। थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग थैंक मी ऑन योर प्लेटफॉर्म, और बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा, और यू, वी आर ग्लैड उम्मीद टू करूंगा कि आप इनवाइट यू। आगे भी ऐसे बुलाते रहें। थैंक यू, थैंक यू। ओके गुड सर, बाय। थैंक बाय। बाय।